वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आप लोग मुझसे मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी पूछते हैं कि हमको पाकिस्तान से अगर बाहर जाना हो तो हम कहाँ जा सकते हैं? क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? मैंने इससे पहले मल्टीपल लोगों से बात की है, ट्रैवल कंसल्टेंट से भी बात की है और इस तरह से मैं खुद भी मेरा एक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है तो मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। मैं आज फारूक भाई के साथ हूँ। फारूक भाई बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, कुछ अर्से पहले तक समा डिजिटल के साथ काम करते थे और मैं इनकी वीडियो बड़े शौक से देखता था। अब ये लंदन बेस्ड हैं और वहाँ पर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, तो इनका मैं एक्सपीरियंस चाह रहा था कि कुछ शेयर करें अपना पूरा एक्सपीरियंस जो इन्होंने स्टूडेंट से लेकर अब प्रोफेशनल एक जॉब में आ गए हैं ये। तो प्लस ये कि जो लोग यूके जाना चाहते हैं या यूएई जाना चाहते हैं, हम लोग दोनों कंट्रीज़ को थोड़ा-सा कंपेयर करेंगे कि क्या बेहतर है, कौन-सा आसान है, कौन-सा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग यूएई से यूके जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूके से यूएई आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इन दोनों कंट्रीज़ में किसी एक जगह जाना चाहते हैं। तो हम आज ये कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, हम इन्फ्लेशन पे भी बात करेंगे, दोनों मुल्कों में काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो में। तो फारूक भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है वकील थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और मेरा मशवरा ये होगा कि हम मैक्रो से स्टार्ट करें, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब हम मवाजना करते हैं दो ममालिक का या बाहर की दुनिया की बात करते हैं, तो हम एनेक्डोटल एविडेंसेस लेते हैं, यानी हम किसी का लाइफस्टाइल देख लेते हैं इनफरादी, और हम सोच लेते हैं कि शायद वैसी ही ज़िंदगी है। और जिसको जिस तरह का लाइफस्टाइल नज़र आता है वो उस तरह का फिर उसका परसेप्शन होता है। तो बहुत लोग सेटल भी होते हैं अब्रॉड में, बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं, बहुत लोग बहुत मुश्किल से भी गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स होते हैं या मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है कि ज़्यादातर लोगों का लाइफ़स्टाइल जो है वो कहाँ है, किस लेवल के करीब है। क्योंकि कुछ लोगों का उससे ज़्यादा भी हो सकता है नेशनल एवरेज से, कुछ लोगों का उससे नीचे भी हो सकता है। तो मेरे राइट। ख़्याल में मैं यूके के हवाले से बात करता हूँ, जो की नंबर्स हैं, और साथ-साथ जहाँ तक मैच करना पॉसिबल होगा आप यूएई की बात करें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले बात करते हैं बर्तानिया की इकॉनमी कितनी बड़ी है। तो दुनिया की टॉप 5, टॉप 6 इकोनॉमीज़ में ये आती है, डिपेंडिंग ऑन आप नॉमिनल जीडीपी के बेस पे देख रहे हैं या परचेजिंग पावर पैरिटी के, लेकिन बड़ी इकोनॉमी में से एक है। इसका साइज़ तकरीबन 2.6 ट्रिलियन अगर अगर नॉमिनल पे देखें, और 3 ट्रिलियन डॉलर्स अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी की बेस पे देखें। और जो इसका पर कैपिटा जीडीपी है, जो एक इंडिकेशन होता है कि एक अगर टोटल जो मुल्क की जो इकोनॉमी का साइज़ है, अगर उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी पॉपुलेशन में, तो हर पर्सन का जो है क्या शेयर है उसके अंदर, यानी एक बंदा औसतन कितना खुशहाल है। तो उस हिसाब से ये टॉप 5 क्या, टॉप 10 क्या, टॉप 20 कंट्रीज में भी नहीं आता। उसका जीडीपी पर कैपिटा है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, $39,000 है, लेकिन ये टॉप 20 में भी नहीं आता। तो ये इसकी दो मेजर आपसे मैंने जो है इंडिकेटर शेयर किए इकोनॉमिक। इसके अलावा जो मेजर सेक्टर्स हैं जो यूके की इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, वो बेसिकली इनका सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़ा है, जो कि तकरीबन 80% इनकी इकोनॉमी को ड्राइव करता है, जिसमें आपके फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, जिससे मेरा भी ताल्लुक है, बिजनेस सर्विसेज, लीगल सर्विसेज आती है, फिर इनका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत बड़ा है, फूड बिजनेसेस, रिटेल सेक्टर, बेवरेजेस, टूरिज्म वगैरह। तो यहीं पर ज़्यादातर जॉब्स हैं और यहीं पर लोग कंज्यूम होते हैं लेबर मार्केट के अंदर, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल लेवल और क्वालिफिकेशन। तो ये मेन सेक्टर है जहाँ पर जॉब्स हैं। और यहाँ पर जो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यूके के अंदर, वो 81.6 है, यानी आप ऑन एवरेज औसतन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बरतानवी शख्स जो है वो 81 साल जिंदा रह सकता है। और 1950 के मुकाबले में ये बहुत बेहतर है। 1950 में 68 साल था ये नंबर, और जो आगे प्रोजेक्शंस आ रही हैं 2050 की, सॉरी हाँ 2050 की, उसमें ये 81 साल से बढ़ या 81.5 से बढ़ के तकरीबन 85 साल हो जाएगी। और अब यहाँ पर मैं आपको जो है स्विच ओवर करूँगा कि आप ये चीज़ें बताएँ यूएई की, फिर हम इनकम लेवल्स पे आएँगे। अच्छा, यूएई के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से स्टार्ट करूँ तो बहुत क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो फिट होते हैं और क्योंकि सिनेरियो कुछ इस तरह से बन गया है कि जो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सीन सिनेरियो रहता है और जो लोग सर्वाइव कर सकते हैं और जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें देखा जाए तो 78 ईयर्स की ऑलमोस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और जहाँ तक पर कैपिटा की बात करें तो पर कैपिटा की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कोई 70-80 के दरमियान आती है, डिपेंडिंग आप कौन-सा ईयर देखते हैं, तो 70-80,000 डॉलर्स पर ईयर आती है। लेकिन ये वैल्यू थोड़ी-सी स्क्यूड होती है क्योंकि अब आप बात करेंगे लेट्स से एक लोकल अमराती की और अगर आप बात करेंगे एक एक्सपैट वर्कर की जो ब्लू कॉलर वर्कर आ रहा है, तो वो बड़ा डिस्पैरिटी होती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो पर कैपिटा जो है वो यूके से आपने जिस तरह बताया कि 40,000 है, तो लेट्स से यूएई की जो है वो ऑलमोस्ट डबल है।
लेकिन अगेन उसके अंदर बहुत सारे कैveats हैं, जो हमें डायरेक्टली हम इन नंबर्स को जो है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी एक चीज़ होती है, लेकिन जो ज़मीन पे चीज़ें हो रही होती हैं, वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती हैं। तो अगर नॉर्मल बात करें तो 40,000 कहाँ 40,000 और कहाँ $80,000 पर कैपिटा इनकम की बात करें। एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि यूएई की जो ओवरऑल आउटपुट है वो ऑयल बेस्ड है, और कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मैं दुबई की बात करूँ तो दुबई की आउटपुट अब ऑयल बेस्ड ऑलमोस्ट 10% के करीब रह गई है। और जो ज़्यादा आउटपुट है वो कमिंग फ्रॉम ट्रेड, कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बैंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, इसके अलावा होटल इंडस्ट्री है, इसके अलावा रियल एस्टेट है। ये बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, जो कि अब नज़र आने लगी हैं। फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स काफ़ी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। तो जो ऑफ कोर्स जो लोग एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, तो वो भी इन्हीं सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा होती है। ऑयल एंड गैस के अंदर हम बात करें तो ज़्यादातर जो अबू धाबी सिटी है या स्टेट है या एमिरेट है, उसके अंदर आपको ज़्यादा लोग नज़र आते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर। दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर हमको सर्विसेज़ सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है जॉब्स के अंदर, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज़ हों, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, यू नेम इट, और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब एक एक जो नया ट्रेंड आया है यूएई के अंदर, वो नोमैड वीज़ाज़ प्रोवाइड करने लगा है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ रहने के लिए आते हैं। तो वो अगेन जो इकोनॉमी है उसके अंदर अपना इनपुट दे रहे होते हैं, और उसके अंदर प्रोडक्टिव अपना जो भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, वो करते हैं। अच्छा, अब इनकम लेवल्स की बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग इसके इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि कमाई कहाँ पर ज़्यादा है, तो इसमें भी कंपैरिज़न करते हैं। तो मैं इनका जो नेशनल डेटा देख रहा था, उसमें जो इनकी लिविंग वेज है, लिविंग वेज बेसिकली एक वॉलंटरी वेज होती है, जो कि आपकी मिनिमम वेज से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, और एम्प्लॉयर के ऊपर होता है, वो देना चाहता है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो यूके में जो लिविंग वेज है, यानी 23 ईयर्स के अगर आप हैं या उससे ज़्यादा, तो वो 10.42 पर आवर है। अगर इसको आप क्या लें, 40 आवर्स का जो फुल टाइम वर्क होता है, ये उस मिनिमम वेज हिसाब से बता रहे हैं देख आप? लें। नहीं, नहीं, ये लिविंग वेज बता रहा हूँ, अच्छा, मिनिमम वेज ठीक है, इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, ठीक ठीक है? है। मिनिमम वेज जो होता है, जो कम से कम आपको देनी है हुकूमत के सरकारी उसके हिसाब हुँ, से, हुँ, जो भी लॉ है उसके हिसाब से, ठीक है? वो मिनिमम वेज होती है। वो 10.18 है पर आवर। लेकिन ठीक जो है, पाउंड पर लिविंग आवर। वेज होती है, लिविंग वेज जो है, हाँ, लिविंग वेज थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। लिविंग वेज जो है वो इकोनॉमिस्ट डिसाइड करते हैं, जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसकी बुनियाद पे, कि भई मिसाल के तौर पे जो आपकी बेसिक बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे रेंट हो गया, खाना-पीना हो गया, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह, उसके लिए आपको कितने कम से कम पैसे चाहिए, उसको देख के बनाई जाती है। ये डिबेटेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे ये काफ़ी नहीं है, ज़्यादा होनी चाहिए, यूके बहुत महँगा है। बट नेशनल नंबर है, तो अगर लंदन वगैरह से बाहर जाएँ तो शायद ये आपको सही लगेगा। तो इस पे भी मज़ीद तफ़सील से ही बात करेंगे। बहरहाल ये 10.42 है, और अगर आप 40 आवर वीक में काम करते हैं, यानी फुल टाइम काम करते हैं, तो इस हिसाब से जो आपकी अ, ये बन जाती है तकरीबन 1670 पाउंड पर मंथ बनती है। ये तो मैंने बता दी लिविंग वेज की। लेकिन जो एवरेज, यानी एवरेज सैलरी है यूके की, औसतन एक बंदा कितना कमाता है? ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा भी कमाते होंगे, इससे कम भी कमाते होंगे, लेकिन एवरेज का मतलब है ज़्यादातर लोगों की इनकम इसके करीब है। वो बनती है साल की 32,000 पाउंड, जो पाकिस्तानी आप कह लें 1 करोड़ 8 लाख, और इंडियन बत साढ़े 32 लाख रुपए बनते हैं, बिफोर टैक्स, ये ग्रॉस है। अगर इसको आप मंथली बेसिस पे देखेंगे, तो ये बनती है तकरीबन 2670 2670 पाउंड बनती है, अगेन बिफोर टैक्स। ये पाकिस्तानी 9 लाख रुपए बनते हैं महीने के, और इंडियन 2,71,000। ये अगेन ये एवरेज सैलरी है, क्योंकि आपने शुरू में एक पॉइंट कहा कि जो एमिरेटी है उनका लाइफ़स्टाइल बड़ा अच्छा होता है, और जो एक्सपेट्स है उनका कम होता है, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विस वगैरह के, जो यूरोपियन और इंग्लिश लोग हैं, ज़्यादातर उनकी सैलरीज़ हाई होती हैं, और एक्सपर्ट्स अगर वो लेबर टाइम ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, उनकी कम होती है। ये एवरेज है, ज़्यादातर लोग इसके करीब होते हैं। अब इसमें मैं टैक्स रेट पे बाद में आऊँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये तो इनकम की बात हो गई। 1 करोड़ आप महीने कमा रहे हैं ऑन एवरेज, ठीक है? टैक्स लेवल पे आने से पहले मैं आपसे पूछूँगा कि एमिरेट्स में हाँ, इनकम लेवल का हाँ। क्या सीन है? अच्छा देखिए, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ऑनलाइन जाके देखेंगे ना, तो आपको कोई मिनिमम वेजेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा यहाँ पर। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 800 दिरहम्स पर मंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि आई थिंक कोई 200 पाउंड बन जाएगा पर मंथ। ऑफ कोर्स यहाँ टैक्स नहीं है, तो टैक्स को हम लोग अभी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इतने कम वैल्यू पे भी लोग काम कर रहे हैं।
और लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर 50,000 दिरहम, 100,000 दिरहम पर मंथ के ऊपर भी, जिनको भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये बड़ा एक डिस्पैरिटी भी है, लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी भी है एट द सेम टाइम। मतलब मैं किसी को नहीं जानता यूके में जो अपनी जॉब के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर जॉब पे रिलाय करता हो, अनलेस एंड अंटिल कोई बैंकर हो बहुत बड़ा, या कोई बड़ी कंपनी का लेट्स से वीपी हो, या लेट्स से सीईओ हो, उस लेवल के ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन अगर हम उससे नीचे के लेवल पे रहें, तो एक कैप होता है हर इंडस्ट्री में यूके में। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता ही नहीं है कि कोई कैप है। यहाँ पर आपके पास फ्रॉम 25,000 दिरहम्स, 30,000 दिरहम्स, 50,000 दिरहम्स, 100,000 दिरहम हन और मैं जब बात करता हूँ बाय द वे इस तरह की अपने चैनल के ऊपर, तो लोग मुझसे कहते हैं, "यार, आप एनुअल सैलरीज़ की बात कर रहे हैं या मंथली सैलरीज़ की बात कर रहे हैं?" तो मैं अभी दोबारा बता दूँ कि ये मंथली सैलरीज़ की बात हो रही है। 50,000 दिरहम्स की सैलरी अगर देखें तो ऑलमोस्ट कोई 10,000 पाउंड से थोड़ा-सा कम या थोड़ा-सा ज़्यादा ऐसी कुछ बन जाएगी। तो 10,000 पाउंड विदाउट एनी टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड ऑन देम एक बहुत अच्छी फिगर होती है। लेकिन यहाँ पर बात रुकती नहीं है, ये उससे बहुत आगे तक चली जाती है। लेकिन जो नॉर्मल बात करें, अगर आप एक बैरोमीटर अगर बना लें ना कि आप कैशियर को कितने पैसे मिलेंगे, लेट्स से मैं बात करूँ कि बैंक का जो टेलर है, उसको कितने पैसे बनेंगे। क्योंकि देखिए आप किसी की बात करेंगे, लेट्स से मैं कहूँगा मिनिमम वेज इतनी है, मीडियन वेज इतनी है, या इस बंदे को इंजीनियर को इतने पैसे मिलते हैं, तो वो बात समझ नहीं आएगी। अगर मैं एक बैंक टेलर की बात करूँ जो कि नॉर्मल एक कैशियर काउंटर पे बैठा हुआ है, उसको ऑलमोस्ट कोई 7-8 हज़ार दिरहम मिल जाएँगे या मैक्सिमम 10,000 दिरहम मिल जाएँगे। लोकल्स को शायद 15,000 दिरहम भी मिल जाएँ। थोड़ा-सा लोकल्स की और एक्सपैट की सैलरीज़ के अंदर डिफरेंस होता है। तो बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर आपको 7,000 दिरहम, 8,000 दिरहम, ये कैशियर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप बैक ऑफिस में जाएँगे या आप डिफरेंट किस्म के रोल्स में जाएँगे जो कि जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती है या वेल्थ मैनेजमेंट आ जाती है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो बनता है। इसी तरह से यूके में भी आई एम श्योर डिफरेंट सिनेरियो बनता होगा। लेकिन नहीं, जो मैं बंदा यहाँ थोड़ा-सा अच्छा बात हुँ। कंप्लीट कर लें आप। सही। हाँ, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी, तो अब आप ये समझें कि लोग जो यहाँ पर फ्रेश आते हैं, उनको 3,000 दिरहम भी मिल सकते हैं, 5,000 दिरहम भी मिल सकते हैं, 6,000 दिरहम भी मिल सकते हैं, इवन 10,000 दिरहम भी मैंने मिलते हुए देखा है लोगों को। लेकिन एज़ यू क्लाइंब अप द लैडर, वो फिर स्काई इज़ द लिमिट वाली कहानी होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो, और ये भी डिपेंड नहीं करता कि आपके पास पासपोर्ट कौन-सा है। एक और मिसकॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अच्छा पासपोर्ट होगा। पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ही मैंने लोगों को 70-80 हज़ार दिरहम सैलरीज़ लेते हुए देखा है। तो इट इज़ नॉट अ बैरियर। आपका अपना दिमाग पूरा खुला होना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। जी। ठीक है। अच्छा इसमें पहली बात तो आपने जो एक पॉइंट बताया कि अक्सर एक्सपेट्स की कम होती है, लोकल की आती है। यहाँ यूके में मैंने दोनों तरह की जॉब्स की हैं। मैंने पहले ब्लू कॉलर जॉब भी की है, फूड डिलीवरीज़ वगैरह बहुत ही लेबर टाइप जॉब होती है, काफ़ी लेबर इंटेंसिव। और मैंने अब फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज सेक्टर जो इनका बड़ा ही प्रीमियम किस्म का सेक्टर है, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि रेस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है होती हो, लेकिन मैंने नहीं देखी। और मेरिट पे होता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन पे, आपके स्किल लेवल पे होता है। आप चाहे देसी हैं या आप गोरे हैं, आप मेरे ख़्याल में अच्छा थ्रेशोल्ड हिट कर सकते हैं। मसलन जैसे आपने कहा 50,000 दिरहम, वहाँ पर आपने लोगों की सैलरी देखी है। कैप तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम टैक्सेस पे हम आते हैं। लेकिन यहाँ पे हाँ। अगर आप इंडिविजुअल बात करें तो मैंने एवरेज सैलरी की बात की है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो शुरू में आते हैं, जो ऑड जॉब्स करते हैं, वो 2,000 भी टच नहीं कर पाते महीने के। यानी साल के हुँ, वो 24,000 भी नहीं बना पाते। एवरेज सैलरी तो 32,000 है, तो वो उससे काफ़ी नीचे है। लेकिन एट द सेम टाइम पीपल हू मेक इट बिग, जो क्लिक कर जाते हैं, उनकी अच्छी सैलरी होती है। अब जिन लोगों से मेरा वास्ता, तो मेरी तो बहुत कम है, लेकिन जिनसे मेरा हुँ। वास्ता पड़ता है, ऐसे भी हैं जो महीने के 100,000 भी ग्रोस उनकी सैलरी है, लेकिन ऑब्वियसली वो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आधी हो जाती है तकरीबन। लेकिन ये 100,000 सैलरी होते हैं, बता मैं रहे हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट कमीशन बैंकर्स भी के साथ शामिल होता है? मैं सैलरी बता रहा हूँ भाई, सिर्फ़ सैलरी, उसके बाद बोनस, य अलाउंसेस और पता नहीं ट्रैवल-श्रैवल यानी क्या-क्या कि ये तो कुछ होता है। 1.2 मिलियन ये की तो मैं आपको सैलरी बन जाती है, साल की। बिल्कुल 1.2 या 2 मिलियन तक भी होती है, लेकिन ये दुनिया की क्रीम होती है ना इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो बड़ी-बड़ी फाइनेंशियल हुँ, रीस्ट्रक्चरिंग की डील्स करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। बट अगेन मेरा जो वास्ता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, वो सारा पैसे बनाने वाली इंडस्ट्री है। तो अगेन उधर सैलरीज़ का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने जो बात की कैब, तो लोग यहाँ भी करते हैं, और देसी भरे हुए इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन जो बना रहे हैं पैसे, मतलब 100,000 भी बना रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत कम होंगे। एवरेज को हम इसलिए लेके चलते हैं कि ज़्यादातर लोग इसके आस-पास होंगे। चलें टैक्स इसके साथ ही टैक्स हुँ। लेवल पे आते हैं, क्योंकि ये 100,000 बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, महीने के 100,000 पाउंड्स और साल के 1.2 मिलियन। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब टैक्स लगता है तो बड़ी आपकी जो है ना आपकी ना जेब जो है ना हल्की हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स स्लैब्स हैं, मैं स्कॉटलैंड को काउंट नहीं कर रहा, वहाँ 5 ब्रैकेट्स हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अगर इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की बात की जाए, तो जो टैक्स रेट्स हैं, वो बेसिक ब्रैकेट जो है वो 20% का है। यानी अगर आप साल में 12,500
71 पाउंड्स कमा रहे हैं, इससे कम, तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। इसको वो पर्सनल अलाउंस कंसिडर करते हैं कि ये बहुत ही कम इनकम है, साल के 1000 से थोड़े ज़्यादा ही बन रहे हैं, 1000 कुछ बन रहे हैं, तो उसको टैक्स नहीं लगाते। लेकिन इससे 1 रुपया भी कमाएँगे, 1 पाउंड भी ज़्यादा कमाएँगे, तो हर एक्स्ट्रा पाउंड जो आप बनाएँगे इसके ऊपर, उस पे 20% टैक्स है। इसको थोड़ा-सा मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं, मैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट में डालूँ, तो 20% के हिसाब से अगर हम इसी की मिसाल ले लें, जो आपकी एवरेज सैलरी है, तो बल्कि इनफैक्ट इस पे मैं बाद में आता हूँ। जो दूसरा ब्रैकेट है 12,000 से 12,500 से ऊपर वाला, वो 40% का है। फिर आप देखेंगे पहला जो है 12,000 तक कोई टैक्स नहीं है, और 12,000 से ऊपर जो है वो 20% टैक्स है, और ये जाता है 50,000 सालाना तक। यानी 12,000 से लेकर 50,000 पाउंड सालाना अगर आप बना रहे हैं, तो आपको 20% टैक्स लगेगा पहले 12,000 को छोड़ के बाकी ऊपर वालों, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब है। इससे अगला ब्रैकेट है वो 40% वाला है, यानी डायरेक्ट डबल हो जाता है। उसमें ये होगा कि जो पहले 12,000 है उस पे तो नहीं है, फिर जो 12 से 50 तक है उस पे 20% लगेगा, 50 से ऊपर जो बना रहे हैं और 1,25,000 तक उस पे 40% लगेगा। फिर जो तीसरा और हायर इनका जो रेट है वो 45% को एडिशनल टैक्स कहते हैं। अगेन फिर 1,25,000 पाउंड से जो ऊपर मजीद है उस पे आपका 45% लगेगा। तो ये ब्रैकेट्स में लगता है। अब इसको अगर मैं आसान कह कहूँ, तो अब नेशनल जो हमने सैलरी ली थी ग्रोस बिफोर टैक्स 32,000 पाउंड साल के, उसी को ले लेते हैं। तो उस पे जो है पहले 12,000 जो हैं उस पे आप कोई टैक्स नहीं देंगे, और जो बाकी के 19,400 बचते हैं उस पर आप फिर देंगे 20% टैक्स। तो ये आपके जो ग्रोस सैलरी जो थी 32,000 बन रही थी, तकरीबन ये 28,000 के ऊपर आ जाएगी। तब ये 28,000 आपकी नेट सैलरी हो गई। तो जब आप पर मंथ बेसिस पे देखेंगे तो ये तकरीबन 2340 पाउंड बन जाते हैं। अगेन इसमें मैं एक कैवियट दे दूं कि यहाँ पर बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ रिबेट्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सिटीजन नहीं हूँ, मैं वर्क वीज़ा पे, तो मुझे तो नहीं मिल रहे, तो मैं उसको सिंप्लिसिटी के लिए जो है वो टैक्स के अलाउंसेस नहीं काउंट कर रहा। तो जहाँ 32,000 आपकी ग्रोथ थी, वो आपकी नेट सैलरी 28 पे आ गई, और आपकी जो नेट सैलरी जो टेक होम है वो आपकी तकरीबन एवरेज 2340 है, जो कि एवरेज बुरा नहीं है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू लिव। अब इस एवरेज इनकम को अगर हम देखें पाकिस्तानी रुपीस में, तो ये तकरीबन 8 लाख रुपए बनते हैं मंथली, और इंडियन रुपीस के हिसाब से देखें 2,38,000 रुपए बनते हैं। अब इसमें किस तरह का लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले आप यूएई के टैक्सेस की बात करें। देखिए, यूएई के अंदर तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो लोग यूएई में काम कर रहे हैं ना, उनको अपने ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्सेस नहीं है। तो अगर किसी की 30,000 दिरहम सैलरी है, तो वो 30,000 दिरहम सैलरी उसको डायरेक्ट मिलेगी। और लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, पार्किंग के ऊपर फीस है। तो पार्किंग की फीस तो मैंने खुद स्कॉटलैंड में देखी है कि 12-12 पाउंड पर आवर की आपको देने पड़ जाते हैं पैसे। तो वो तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो टैक्सेस जो हम टैक्स यहाँ पर बोल रहे हैं, वो तो वहाँ पर नॉर्मल फीस है। इसी तरह टोल टैक्स हो सकता है, या लेट्स से वैट हो सकता है, वैट 5% आ गया है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें नेग्लिजिबल हैं अगर हम यूके से बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स यूएई में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स आ गया अब, जो कि कंपनीज़ पे लगता है, लेकिन वो ऑफ कोर्स ट्रांसलेट नहीं हो रहा है अभी। जो लोग जिनकी इनकम है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग यहाँ पर आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपकी अच्छी सैलरी है, तो फिर आपको हर सूरत में अपने ऊपर वो टैक्स लगाना चाहिए खुद से, जो अगर आप यूके में होते हैं, कनाडा में होते हैं, या किसी और कंट्री में होते हैं, तो वो इवन पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी इवन 40% टैक्स लगने लगा है अब। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पर होते हैं, तो उसको टैक्स को ऑटो इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर, और उन पैसों को इन्वेस्ट और सेव करें। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो डाउन द लाइन 10 इयर्स लेटर आप फिर यही सोच रहे होंगे कि यार, हम जो लोग बाद में ये बात करते हैं कि यूएई ने हमें कुछ नहीं दिया और यूएई का कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 50-50, 60-60 हज़ार दिरहम की सैलरी के बाद भी कुछ नहीं होता हाथ में, और ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरे फैमिलीज़ को का टर्न अराउंड कर दिया है, सिर्फ़ 15,000 दिरहम या 20,000 दिरहम सैलरीज़ के अंदर। तो इट डिपेंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टैक्सेस की बात करें, तो टैक्सेस अच्छी बात ये है कि नहीं है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब लोग यहाँ से आइदर पाकिस्तान वापस जाते हैं, या माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स कनाडा या यूके, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। ये कंप्यूट जैसे आप कह रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें कंप्यूट करना लोगों के लिए एलियन कॉन्सेप्ट हो जाता है। मैं 15 साल से ऑलमोस्ट हूँ यहाँ पर, तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि कोई चीज़ टैक्स के नाम पर होगी भी। क्योंकि कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, और यूके की बात करें, तो लोग इसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। किस तरह से कितना टैक्स बचा सकते हैं, किस तरह से कहाँ पर खर्चा करें, या किस एम्प्लॉयर के थ्रू आप हायर हो जाएँ, ये सारी चीज़ें लोग अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। यहाँ पर ये सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर टैक्स का चक्कर ही नहीं है। बस मैं ये कहता हूँ लोगों को कि जो जितनी भी सैलरी आपको आपकी, आप उसके ऊपर खुद टैक्स लगाएँ। मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे हैं टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं, मैं एक बार, मुझे याद है यूएस भी गया था, और टेक्सास जो उनकी स्टेट है, उधर ऑस्टिन शहर है,
तो उधर तो वो इनकम टैक्स है ही नहीं, बिकॉज़ उन्होंने कहा था ज़ीरो इनकम टैक्स, जैसे आप दुबई का बता रहे हैं। बट वहाँ प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो यहाँ से नहीं तो वहाँ से, अगर इनकम पे नहीं लगा रहा तो स्पेंडिंग पे लगा रहे हैं। यूके की आपने बात की, यहाँ भी स्पेंडिंग पे ऑब्वियसली टैक्सेज़ हैं, और टैक्स यहाँ पर मैंने कहा ना कि 20% बेसिक, फिर 40%, खैर बहुत सारे लोग 40% तक तो जाते भी नहीं है, ज़्यादातर ब्रैकेट में 20% वाली में होते हैं। लेकिन वो जब टैक्सेस जब लगते हैं तो ज़ाहिर है ज़्यादा बचता नहीं है पैसा। लेकिन क्या दुबई में ऐसा है कि अगर आपकी इनकम पे नहीं लग रहा तो प्रॉपर्टी पे या कोई दूसरी चीज़ों के ऊपर कोई टैक्स लग रहा है? और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको भी इनकम पे बताया है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेंडिंग पर हैं। जैसे अब जो आप घर रेंट पे लेते हैं तो एक काउंसिल टैक्स होता है, इनफैक्ट अपने घर का भी होता है। काउंसिल सर्विसेज का अलग टैक्स होता है, और उसमें क्या कवर्ड होता है उस पे भी मैं बात कर लूँगा। इसी तरह से हुँ, ऑब्वियसली यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म से, अब लंदन में आप जाते हैं, 3-4 किस्म के टैक्सेस है। गाड़ी में एक कंजेशन ज़ोन है, उसके ऊपर अलग टैक्स लगता है। फिर एक यूलेस है, जहाँ पे जैसे अगर आपकी गाड़ी बहुत धुआँ-शुआँ छोड़ रही है, अल्ट्रा लो एमिशन ज़ोन, उसका टैक्स अलग है। हाइब्रिड आई थिंक इलेक्ट्रिक कार्स पे नहीं लगता, लेकिन जो सही, दूसरी गाड़ी है उन पे समझ लगता गया है। मैं। तो ये चीज़ें तो ठीक मैं है, अभी बात नहीं कर, मैं सिर्फ इनकम की बात कर रहा हूँ। क्या ठीक यूएई है। में इनकम पे अगर टैक्स नहीं, तो क्या बाकी कोई ऐसे टैक्सेस हैं जो आपको लगता है कि वो आपकी इनकम को एक्चुअली नीचे ले ही आते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। यूएई के अंदर जैसे आपने टैक्सेस की बात की ना, तो टैक्सेस में स्टेट टैक्स अ, बहुत कम है आई थिंक 0% तो नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो है, लेकिन फेडरल टैक्स आपको फिर भी लगता है। तो इनकम टैक्स तो आपको लगेगा, आप कहीं भी काम कर रहे होंगे यूएस के अंदर, थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा। मतलब ऐसा नहीं होता हाँ, यूएस की का टैक्स रेट बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू कनाडा या लेट्स से अगर आप कैलिफोर्निया में हैं, तो कैलिफोर्निया का अपना टैक्स होगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा होगा। तो वो एक अलग सिनेरियो है। मैं यूएई की बात करूँ हाँ, और दूसरी बात ये कि यूएस के अंदर आप सही कह रहे हैं कि टैक्सेस के अंदर प्रॉपर्टीज़ सस्ती होती हैं, लेकिन वो टैक्सेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उन ब बात बराबर हो जाती है, अगर कंपेयर करें कैलिफ़ोर्निया की स्टेट की और टेक्सास की स्टेट की। लेकिन यूएई की बात करें तो यूएई के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इवन वैट नहीं है। मतलब आप अगर रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इस वक़्त कोई टैक्स नहीं है, सिवाय इसके कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको डीएलडी देना पड़ेगा, दुबई लैंड डिपार्टमेंट का जो फ़ीस होती है वो देनी पड़ेगी, वो 4% होती है। तो वो तो पाकिस्तान में लें या आप स्टैम्प ड्यूटी कहलाती है मेरे ख़्याल से यूके में। तो अगर वहाँ पर यूके में लेंगे तो आपको एक फ़िक्स किस्म की एक स्टैम्प ड्यूटी होती है, बल्कि वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विज़िशन कह लें आप प्रॉपर्टी की, तो कॉस्ट ऑफ एक्विज़िशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो टोटल कॉस्ट बनती है यूएई के अंदर वो 7-8% बनती है। यानी कि अगर आपने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो 70,000 दिरहम आपको खर्च करने पड़ेंगे। वो 70,000 दिरहम सिर्फ़ ये नहीं है कि आपकी कोई गवर्नमेंट ले रही होगी, गवर्नमेंट सिर्फ़ आपसे शायद 4% ले रही होगी, थोड़ा बहुत पैसे और एक्स्ट्रा ले रही होगी। 4% समझ लें गवर्नमेंट ले रही होगी, बाकी पैसे क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांज़ैक्शन होती है, एस्टेट एजेंट बीच में आता है और बहुत सारी फ़ीसेज़ होती हैं, तो उसमें वो इंक्लूड होता है। लेकिन यूके में आई एम श्योर जब प्रॉपर्टी आप लेंगे, तो ये 7% से ज़्यादा की अमाउंट आपको हिट कर रही होगी। तो ये तो बात है कि अच्छा, मुझे वो यूके जो का, कहते हैं कि हुँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यूके का मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रॉपर्टी को मैंने इतना डील नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की थी, आइडिया था कि कोविड के टाइम पे उन्होंने जो टैक्स स्टैम्प ड्यूटी वगैरह थी वो भी माफ स्टैम्प कर ड्यूटी दी खत्म थी, कर दी थी। तो हाँ, बेनिफिट देते हैं। ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर इनको बड़ा प्यारा है। चलें आगे हुँ। बढ़ते हैं। नहीं, लेकिन जो लेकिन मैं एक और चीज़ जो लाइफस्टाइल बताऊँ, की आप बात बिल्कुल करना। सही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें तो ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है। मतलब ठीक है, पार्किंग के ऊपर आपको लग जाएगा, फाइन्स बहुत ज़्यादा अब ये समझें कि रेड सिग्नल तोड़ने के ऊपर 50,000 दिरहम का फाइन है। मतलब ये इस तरह के कुछ फाइन्स ऐसे हैं जो आपकी जान निकाल देंगे ये सुनकर ही कि उनकी अमाउंट क्या है। तो वो लॉज़ इस तरह की स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जो दूसरा मसला है वो ये कि जो 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 बेनिफिट्स आपको यूके में मिलते हैं, वो लाइक स्कूलिंग फ्री मिलती है, हेल्थ केयर फ्री मिलती है। अब फ्री की बात भी कर लेंगे कि वो कितनी फ्री है, एनएचएस कितना अच्छा चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। जैसे कनाडा में तो मुझे बहुत हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती हैं। लेकिन वो चीज़ें अगर आपकी जॉब अच्छी है, अगर आपकी जॉब आपको लेट्स से आपके बच्चों की एजुकेशन दे रही है, नहीं भी दे रही है तब भी आपके पास एक बैंड होता है जो कि आपको स्कूलिंग के लिए आपको लेट्स से मिल जाता है। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि सस्ते से सस्ता भी मिल जाता है, महँगे से महँगा भी मिल जाता है। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि स्कूलिंग के हिसाब से यहाँ पर आपको 7000 दिरहम पर ईयर पर किड के ऊपर खर्चा आ सकता है। फ्रॉम 7000 दिरहम अंटिल 150,000 दिरहम साल का। ये स्कूल की फीस बता रहा हूँ मैं आपको, एक बच्चे की। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक बैंड है, जिसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ फ़ॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऑफ़ कोर्स यूके में फ्री होती है, लेकिन यूके में भी वो चीज़ फ्री जब जब होती है ना, तो आपको भी अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, तो अच्छे एरिया में रहना पड़ेगा। तो अच्छे एरिया के लिए आपको फिर वो ऑफ़ कोर्स उसके पैसे भी उसी हिसाब से देने पड़ेंगे। तो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें अगर आप मैनेज कर लें, स्कूलिंग मैनेज कर लें, जो कि मुश्किल हो जाती है, स्कूलिंग बहुत महँगी। मैं कहता हूँ सबसे मुश्किल काम जो यहाँ पर अगर ज़्यादा बच्चे हैं आपके, तो वो आपके लिए स्कूलिंग होती है। उसके बाद रेंट की बारी आती है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इस पे अब मेरे ख्याल में लाइफस्टाइल पे ऊपर आते हैं कि अगेन कुछ हमने नेशनल डाटा देख लिया, अगर हम नेशनल एवरेज भी ले लें जो सैलरी की है, मैंने बताया नेट सैलरी आपकी अगर बनती है पाकिस्तानी 8 लाख रुपए,
तो अगर पाकिस्तानी 8 लाख के हिसाब से आप कराची में रह रहे हो तो मेरा ख्याल बड़ा ही शाहाना आपका लाइफ़स्टाइल होगा, नौकर-चाकर, गाड़ी-शाड़ी, ड्राइवर वगैरह। और इनफैक्ट आप डीएचए में, बैरिया टाउन कहीं भी रेंट पे अच्छा घर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुनने में तो 8 लाख बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ के 2340 हैं खाली, तो इन पैसों में आप क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं? अगेन ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सभी आपने भी ज़िक्र किया किस एरिया में आप रह रहे हैं, किसी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के करीब हैं, जैसे लंदन के करीब हैं या मैनचेस्टर के करीब हैं, तो ऑब्वियसली रेंट आपका बहुत ज़्यादा बड़ी कॉस्ट होती है। अगेन और दैट इज़ अ बिग फैक्टर इन योर लाइफ़स्टाइल कि अगर आप मिसाल के तौर पे मैं अपनी इनकम तो आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन चलिए मैं ये बताता हूँ कि जो नेशनल एवरेज मैंने आपसे शेयर की उससे ज़्यादा है। लेकिन अगेन अगर मैं प्रोपोर्शनेटली बात करूँ तो हर 10 पाउंड जो मैं कमाता हूँ, उसमें से समझ लें कि तकरीबन 7 पाउंड जो है मेरे घर का किराया, रेंट, यूटिलिटीज़ और आपके मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इन चीज़ों में निकल जाते हैं। बाकी 3 पाउंड में मुझे अपनी ग्रोसरी करनी है और उसी में मुझे सेविंग भी करनी है। तो समझ लें बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। अगेन अगर मेरी वाइफ़ मेरे साथ काम करती है, तो शायद मेरी वाइफ़ की जो सैलरी है वो हमारी सेविंग हो जाए, मेरी सैलरी में घर चल जाए। तो बड़ा मुश्किल है और मैं एवरेज से ऊपर हूँ। लेकिन अगेन मैं लंदन के बहुत पास रह रहा हूँ तो ये भी इश्यू है। अगर मैं दूर जाता हूँ, जैसे लाइफ़स्टाइल में चीज़ बहुत मैटर करती है कि तो जो मैं रेंट यहाँ पे दे रहा हूँ शायद उससे आधे में नहीं तो एटलीस्ट उसके 60% या 70% पे मैं बहुत अच्छा शानदार घर ले सकता हूँ कहीं दूर जाके मे बी बर्मिंघम में या लेस्टरशायर में, जहाँ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है या इवन वेल्स साइड पे। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए कि मेरी इनकम यही हो। अगर मैं वहाँ पे लोकल जॉब्स करूँगा तो उधर की फिर जो जॉब मार्केट है वो वीक है। ठीक है? ज़्यादातर जो अच्छी सैलरीज़ है वो लंदन के आस-पास ही मिल रही हैं, या तो फिर आप कोई ऐसा काम करें जो आप ऑनलाइन कर रहे हो। तो ये बड़ा मैटर करता है लाइफ़स्टाइल के अंदर। अब मैंने आपको थोड़ा-सा एक ब्रेकडाउन दे दिया कि अगर मैं नेशनल एवरेज से ऊपर हूँ, लंदन के पास हूँ, तो मैं क्या क्या किराए में लगा रहा हूँ और क्या बचा रहा हूँ। तो ये अगेन बट अगेन मुझे भी यहाँ पे 1-2 साल हुए हैं, हो सकता है 4 साल, 5 साल बाद अगर जिस मिसाल के साथ मेरी वाइफ़ काम करती है, मेरी इनकम बढ़ती है, तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कंपेयर टू पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरी गाड़ी अच्छी थी मेरे पास, यहाँ पे भी गाड़ी मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, थोड़ी 8-10 साल पुरानी चली हुई मिल जाती है मुनासिब पैसों में। लेकिन इस वक़्त यहाँ पे एक और इश्यू चल रहा है जो बैकलॉग है कोविड की वजह से, उसकी वजह से जो लाइसेंस का जो ड्राइविंग टेस्ट है उसकी डेट बड़ी मुश्किल से मिल रही है। मुझे जनवरी की डेट दी ओके, है उन्होंने जून के अंदर, 5 महीने का ओके, गैप। वो लाइसेंस राइट, मिलेगा तो मैं गाड़ी चलाऊँगा। तो गलती मुझसे ये राइट, हो गई कि मैंने इंटरनेशनल नहीं बनवाया था पाकिस्तान में। ना पाकिस्तान से अगर इंटरनेशनल बना के लाएँ तो आप 1 साल तो चला सकते हैं, उसके बाद राइट, कन्वर्जन होता है। दैट्स एन इम्पोर्टेंट ओके। पॉइंट, अगर कोई आ रहा हो तो वो ये नोट कर ले। बट ये सारी चीज़ें कि आप जैसे आपने भी कहा कहाँ रह रहे हैं और डिस्टेंस कितना है, उसमें फिर ये होता है अगर आप बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट से दूर जाएँगे तो किराए कम होते जाते हैं, लेकिन जो ट्रैवल की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। ठीक है? जैसे अगर आप लंदन में रहते हैं लोकल बसेज़ आपको सस्ती पड़ेंगी, दूर जाएँगे तो आपको ट्रेन लेके आना पड़ेगा। ठीक है? तो वो ट्रेन की कॉस्ट महँगी पड़ेगी। जैसे मैं वेल्स में जाता हूँ मिसाल के तौर पे मुझे 1000 पाउंड में अगर यहाँ 1550 में 2 बेडरूम मिल रहा है, खैर अब तो बहुत ऊपर चले गए हैं, जब मैंने लिया था 1550 का, तो अब तो शायद 1800 2000 पे चल रहा है। तो अगर मैं आधे में जा जा फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 के आधे में चला जाता हूँ 1000 पाउंड या 1100 में, तो अगर मुझे 5 दिन ऑफ़िस आना है तो वो मुझे उल्टा महँगा ही पड़ेगा, क्योंकि 100 पाउंड तो मेरा आने-जाने का 1 दिन का ट्रेन का किराया हो जाएगा, फ़ास्ट ट्रेन का। हुँ, तो ये हुँ, सारी हुँ, चीज़ें देखनी होती हैं। हाँ, अगर मैं कहीं दूर जाता हूँ लंदन से, साउथ ईस्ट से, ऐसी जगह पे जहाँ किराए सस्ते और मेरा काम भी वहाँ पर है, तो उधर वेजेस भी कम होती है। लंदन की वेजेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, बाकी जगहों पे कम है। लेकिन रिलेटिवली मुझे सिर्फ़ ये कैलकुलेशन करनी है कि मैं बचा कहाँ पे ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है? तो फिर मेरा डिसीज़न होगा कि मैंने उधर जाके रहना है वेल्स में, या मुझे स्कॉटलैंड जाना है, नॉर्दर्न आयरलैंड जाना है, या मैं इंग्लैंड के अंदर कहीं रहूँ। तो ये बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। अगर मैं आपको आप मुझे कुछ बताएँ कि एग्ज़ाम्पल्स हाँ, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ लाइफ़स्टाइल की, क्योंकि लाइफ़स्टाइल के लिए ही लोग आते हैं दुबई, क्योंकि दुबई मशहूर है अपना लाइफ़स्टाइल की वज़ह से। अब मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा एक यहाँ पर कोलीग होता था, मेरी टीम में ही था वो। वो कनाडा मूव हुआ था और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 25,000 दिरहम्स उसकी सैलरी होगी। तो जब वो जा रहा था यहाँ से तो कनाडा के जो लेवल्स हैं सैलरी के, उसके हिसाब से बुरा नहीं था, उसको $110,000 की एनुअल सैलरी मिल रही थी। लेकिन क्योंकि अच्छा यहाँ पर जब हम रह रहे होते हैं ना यूएई में, तो हम बैक होम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि दुबई में आप रह रहे हैं बगैर टैक्स की सैलरी के साथ, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। बैक होम आप बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं लोगों को। ये चीज़ यूएई में भी देखी है मैंने, ये चीज़ मैंने यूएस में भी देखी है। क्योंकि यूएस के अंदर सैलरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो और टैक्सेस उस तरह से नहीं होते, तो वो वहाँ पर भी लोगों को मैंने देखा है कि बैक होम बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। कंपेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके, जहाँ पर अगर आप नॉमिनल जॉब कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको पीछे सपोर्ट करना। तो मैंने जिस बंदे की बात बता रहा हूँ आपको, कनाडा के स्टैंडर्ड से उसकी अच्छी सैलरी थी, लेकिन उसकी सिंगल इनकम हाउसहोल्ड था, क्योंकि उसकी अपनी जॉब थी, उसकी वाइफ नहीं कर रही थी, तो वो पीआर के ऊपर गया था
और बहुत अच्छी कंपनी के अंदर 110,000 के ऊपर वो कर रहा था। लेकिन जब सब कुछ कट-कटा के उसको वो कह रहा था कि यार जो मेरे पास सैलरी आ रही है ना जो टेक होम सैलरी है वो 17,000 दिरहम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 17,000 दिरहम्स आ रही है, जबकि यहाँ 25,000 दिरहम थी। पीछे बैक होम उसका लाइफ़स्टाइल वही था पाकिस्तान के अंदर, उसको वो भी रिप्लेनिश करना था वो उन पैसों से। उसके लिए इतना मुश्किल हो गया था कि उसने वो व्हाइट कॉलर जॉब के साथ-साथ वीकेंड 2 दिन जो होते थे उसमें उबर चलाई उसने। जो वो उबर चला रहा था तो मुझे उसने बताया कि यार मैंने 3 महीने के करीब उबर चलाई है, लेकिन मुझसे वो फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये लेबरस जॉब होती है उबर चलाना 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा आप चला नहीं सकते, साथ में आपको 6 5 डेज़ वर्क भी करना है। तो ये काम आपका मैं मतलब ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका इस तरह से काम करने को, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ इम्पैक्ट बता रहा हूँ, कि जब बंदा वहाँ जाता है, जब सैलरी कट होती है, अगर तो आपका पता है कि आपको पीछे बैक होम सपोर्ट नहीं करना है, फिर तो आप बहुत आराम से अपनी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं क्योंकि कनाडा में या यूके में खुद भी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ सपोर्ट कर रही होती है। आप सिंगल इनकम मतलब आपका हाउसहोल्ड है, तब भी कुछ ना कुछ गुज़ार सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे भेजना है आपको और ज़्यादा सपोर्ट करनी है तो मुश्किल हो जाती है। अब एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको अपने एक और मेरे जानने वाले हैं। अब ये समझिए कि वो यहाँ पर बिज़नेस पाकिस्तान में करते हैं और सब कुछ उनका सेटअप पाकिस्तान में है, लेकिन वो मूव हो गए दुबई, फैमिली के साथ। और अक्सर वो हर हफ्ते मतलब हर महीने 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान जा रहे होते हैं और वहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप करके देख कर आके वापस आ जाते हैं, 3 हफ्ते यहाँ रहते हैं, फिर पाकिस्तान चले जाते हैं या बीच में कभी-कभी और चले जाते हैं। उनके पास वो जहाँ रह रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा अपार्टमेंट रेंट पे लिया हुआ है और साथ में अपने जो उनके मेड्स हैं, जो उनके ड्राइवर्स हैं, उनके लिए उसी बिल्डिंग के अंदर एक छोटा अपार्टमेंट लिया हुआ है। तो आप ये सोच भी नहीं सकते इस लेवल की लेविशनेस आप यूके में नहीं सोच सकते कि अपने पूरा का पूरा हाउसहोल्ड उन्होंने उठा के यहाँ पर लेके आ गए। और अच्छा खासा एक्सपेंसिव है मतलब सस्ता नहीं है वो। लेकिन क्योंकि उनके पास कैश फ्लो है, तो वही बात है जब तक यहाँ पर कैश फ्लो आपके पास है, अच्छी इनकम है आपके पास तो आप यहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बंदे की बात करूँ, जो यहाँ पर आने की सोच रहा होता है, तो यहाँ पर अब एक्सपेंसिव हो गया है। मतलब अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें, दुबई के अंदर बात करें, तो आपको 70,000 दिरहम्स, 80,000 दिरहम्स पर एनम के ऊपर ये अपार्टमेंट मिलता है, जो कि आपको हाँ, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा-सा सस्ता इसमें थोड़ा-सा सस्ता मिल सकता है, 60,000 में भी मिल सकता है। शारजाह में आ जाएँगे तो शायद 50,000 में मिल जाए या इससे भी कम में मिल जाए। लेकिन वही बात है फिर शारजाह में आएँगे तो आपको ट्रांसपोर्ट टाइम बढ़ जाएगा। आपको ट्रैफ़िक इतना हो गया आजकल कि आप मैं जहाँ रहता हूँ मुझे ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता अपनी जॉब के लिए। लेकिन कभी-कभी मुझको जब निकलना पड़ता है मीटिंग्स के लिए सुबह-सुबह तो मैं अभी लास्ट वीक निकला था मुझे 1.5 घंटा लगा था अपने एक ऑफ़िस पहुँचने में दुबई के अंदर। इतना ट्रैफ़िक हो गया है और उसका रीज़न यही है कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं आजकल और अब तो सीज़न भी स्टार्ट हो गया, टूरिस्ट भी भरे पड़े हुए हैं। एक दोस्त मुझे बता रहा था कि उसने 1 हफ़्ते का होटल लिया था $75 पर नाइट का। उसके इत्तेफ़ाक से उसको 2 हफ़्ते के लिए बढ़ाना पड़ा। उसने बोला 75 नहीं तो $80 में बढ़ जाएगा। उसको वो डबल चार्ज कर रहे थे, जस्ट बिकॉज़ कि सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर सीज़नैलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप कब आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की आपने बात की, ड्राइविंग लाइसेंस का जो कॉस्ट है, वो आप यूजुअल वे में चलेंगे तो 7,000 दिरहम्स की कॉस्ट है। वो तकरीबन कोई 5 साल के लिए वैलिड होगा, फिर 5 साल बाद जब आप रिन्यू कराएँगे तो फिर ऑफ कोर्स जब रिन्यूअल की कॉस्ट होगी वो 300 दिरहम या 400 दिरहम होगी, लेकिन इनिशियल कॉस्ट 7,000 दिरहम तक पहुँचती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बंदे को सोचनी चाहिए यहाँ पर आने से पहले बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं है सब कुछ अगर जॉब अच्छी मिल जाती है तो फिर तो सब सेट है। लेकिन जॉब नहीं मिलती है आपको सही, हल्की जॉब पे आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आपको कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे। सही, बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है, ऐसी कोई कहानी यहाँ पर भी है। मैं बिल्कुल क्विकली वॉक थ्रू करूँगा कि हमने कहा टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ज़ाहिर है फिर आपकी इनकम श्रिंक हो जाती है। पर जो बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, तो वो तो उनके पास तरीके होते हैं, वो कैश में डीलिंग करके, एक्सपेंसेस बढ़ा के, किसी न किसी तरह से वो अपने टैक्स में डंडियाँ लगा के इनकम बढ़ा लेते वो हैं। रिच डैड लेकिन पुअर डैड अगर वाली बात है ना जो कि मेरा अंदाज़ा है आपको टैक्सेस उसी तरह से बचाना बिल्कुल। होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आपको लंदन के आसपास रहना है तो आपकी जो टेक होम सैलरी है यानी नेट ऑफ टैक्सेस कम से कम 5,000 पाउंड्स होनी चाहिए तो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, ठीक है? और अगर आप लंदन से दूर जा रहे हैं तो भी मैं समझता हूँ कि अगर किसी सस्ते एरिया में जा रहे हैं तो 3,000 पाउंड्स आपकी कम से कम ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि ये मेरे आप हिसाब से अगर आप इर्रिस्पेक्टिव के कितने 50% बच्चे से हैं आपके? ज़्यादा उ उ उससे इर्रिस्पेक्टिव आप बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं एक नॉर्मल फैमिली की बात करूँ लाइक फैमिली ऑफ 4 2 बच्चे हस्बैंड वाइफ मे बी 3 बच्चे कर लें चले 5 4-5 लोगों की फैमिली उसके लिए बात कर रहा हूँ। सिंगल बंदे के लिए तो सिंगल बंदा तो 1500 में भी गुज़ारा अच्छा कर लेता है लेकिन अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो इतना तो आपको चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से जो थ्रेशहोल्ड है वो ये है कि आप अपनी जो जो आपकी इनकम है यूके में उसका आप 50% से ज़्यादा आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट में सबसे बड़ा चंक आपकी जो मॉर्गेज है। रेंट है
हुँ। उसके बाद आपकी जो मॉर्गेज, तो मैं रेंट की बात करूँ तो मॉर्गेज नहीं एक होगा ही बात ज़ाहिर है। है, हाँ। उसमें हाँ। काउंसिल टैक्स आ जाता है, हुँ। यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, ब्रॉडबैंड आपको हर महीने देना है, मोबाइल का देना है। ये अगर आप 50% से ज़्यादा दे देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। 50% अगर ये देते हैं तो ज़ाहिर है पावरफुल करेंसी है। और लाइफ़स्टाइल देखें, अगेन डिपेंड करता है आपकी सेविंग्स कितनी है। फिर यहाँ पे जो लोग हैं कमाते बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने देखा यहाँ ट्रेंड, मेरे ऑफ़िस में तो कम से कम ये ट्रेंड है, एनुअल वेकेशन पे कोई भी यहाँ नहीं रुकता, सारे जाते हैं इटली, स्पेन, इधर-उधर, या फिर मलेशिया चले जाएँगे, मोरक्को चले जाएँगे, थाईलैंड चले जाएँगे, इवन साउथ अमेरिका चले जाएँगे। ऐसे मुल्कों में जाते हैं जहाँ पे ज़ाहिर है ये पावरफुल करेंसी साथ लेके जाएँ, और इनको ट्रैवल कॉस्ट तो पड़ती है, लेकिन वहाँ पे फिर जो मज़े करते हैं पैसे खर्च का, यानी ज़ाहिर है करेंसी बड़ी है तो कुछ ज़्यादा उसमें उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से, क्योंकि घूमने-फिरने के लिए, रिक्रिएशन के लिए आपसे यूके बहुत महँगा है। हाँ, कमाने के लिए बहुत अच्छा है, लिविंग के लिए भी महँगा है, लेकिन अगेन अगर स्पाउस भी साथ काम कर रहा हो, हस्बैंड-वाइफ कर रहे हो, तो फिर मेरे ख़्याल में मामला अच्छा हो जाता है, क्योंकि आगे देखें अपसाइड, अब बहुत टैक्सेस तो लगते हैं, जैसे मैंने कहा काउंसिल टैक्स है, लेकिन फिर एजुकेशन फ्री है, वो कवर होती है काउंसिल में। कचरा उठाने का निज़ाम अच्छा साफ-सुथरा है। हॉस्पिटल अगेन जो आपने बात की, ये डिबेटेबल है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन कम से कम एक्सेस है और इतने बुरे नहीं हैं। आई मीन स्टेट स्कूल के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज़्म होता है, ऐसे बुरे नहीं हैं, लेकिन ये है कि आप ये कह लें कि जहाँ पे भी ऑप्शन है, अगर आपकी इनकम, जैसे मैंने कहा, अगर आप इनकम ज़्यादा है तो लोग अपने बच्चों को ग्रामर स्कूल्स में डाल देते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर की बात करें, उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्सेस अपॉइंटमेंट लेना, इमरजेंसी हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, आपका पूरा-पूरा दिन ज़ाया होता है। अपॉइंटमेंट लो तो 2-2 3-3 हफ्ते, किसी-किसी केस में तो 2-2 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा होता। बट अगेन अगर आपकी जॉब अच्छी है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, तो आप अपनी प्राइवेट जाके दिखा लें, वो जल्दी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको कैलकुलेट करना होता है। अगेन मैंने कहा ना कि अगर अकेला बंदा है तो फिर तो शायद 2000 भी सही है उसके लिए, लेकिन अगर फैमिली के साथ आ रहा है, लाइक 4-5 लोगों की फैमिली, तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, एटलीस्ट लंदन के आस-पास है तो टेक होम 5000 होनी चाहिए, वो कंफर्टेबल होगा आपका लाइफ़स्टाइल। और अगर आप दूर जा रहे हैं तो 3 साढ़े 3 भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अम, तो मेरे ख़्याल में 5000 इसको आगे 5000 लेके पाउंड चलते हैं। अब मुझे मंथली का बताएँ कि मतलब तो ये है कि आप बात कर रहे हैं 80,000 पाउंड पर ईयर 60 की। की, हाँ, मतलब आप वो अब कैलकुलेशन अपनी मैथ कर लें कि अगर टैक्स ब्रैकेट फॉर 20% हाँ। वाला तो नहीं होगा, ये 40% वाले ब्रैकेट में आ जाएँगे। हुँ। 40% वाले ब्रैकेट में तो कितना कमाना पड़ेगा कि हुँ। आपकी जो है हुँ। 60 के नेट हो जाए और 5000 आप महीने के नेट हुँ। टेक होम कर लें। क्योंकि अब एक प्रॉब्लम ये भी आया है वैसे, पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती सस्ती तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिलेटिव टू योर इनकम सस्ती थी। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट, बस का किराया, जो अंडरग्राउंड ट्यूब चलती है उसका किराया, ग्रोसरी। लेकिन ये जो यूक्रेन की वॉर इतनी लंबी खिंच गई और ये कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, तो मैं समझता हूँ जो ग्रोसरी आपकी फैमिली की अगर 300 की हो रही थी, तो वो 500 पे चली गई है। बस के किराया जो है वो कहीं 155 होता था, तो वो 175 पे चला गया है। ट्यूब 240 होता था, वो भी फिर हमें 275 पे चला गया है। तो ये छोटा-छोटा कर कर के और फूड इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में 17-15%, पीक 17 था या पता नहीं कितना, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बहुत हुई है। ये तो मैं एवरेज नंबर बता रहा हूँ, लेकिन कुछ आइटम्स हैं जहाँ 40-40, 50-50%, 80-80% इज़ाफ़ा हुआ है। तो इसने हाँ, पिछले 1 साल में यूके की जो मैं समझता हूँ आपकी जो इनकम है, उसमें कम से कम मैं समझता हूँ मंथली 300-400 पाउंड का इम्पैक्ट ज़रूर डाला है। और यहाँ पे हुँ। कोई लाखों में सैलरीज़ होती नहीं है, ढाई 3,000 4,000 ऐसी सैलरी होती है, तो 300-400 का इम्पैक्ट आपको हिला देता है, अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ी तो। यूके आने के लिए और यूएई आने के लिए तरीके क्या हैं? यूके में तो मैंने देखा ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं और फिर वो ग्रेजुएट स्कीम पे चले जाते हैं, जो 2 साल की वर्क परमिट है, उसके बाद स्पॉन्सर ढूँढ के स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ जाते हैं। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पहले आप अपनी 1 साल की या 2 साल की या 4 साल की जो भी पढ़ाई है, उसके ऑन टॉप 2 ईयर का शायद ग्रेजुएट वीज़ा होता है। मैंने भी लिया था, लेकिन मैंने पूरा यूज़ नहीं किया, मुझे स्पॉन्सर मिल गया। उसके बाद 5 ईयर का आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेते हो, तो ये 2 5 से लेकर 7 साल, 8 साल डिपेंड करता है, कितना फ़ास्ट आप स्पॉन्सर लेके कंप्लीट करते हैं, तो फिर कहीं जाके आपको रेज़िडेंस मिलता है। और अब मैं मैंने इसी देखा पे ये भी आऊँगा, ट्रेंड लेट्स से चल रहा है कि आप जो मैं ज़्यादा आपसे स्पेशली पूछूँगा कि हाँ, लोग बहुत पूछते हैं कि यार यूके किसी भी मुल्क वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाने के लिए, लेट्स से हम यूके की बात करते हैं। यूएई तो बहुत ईज़ी है ना, यूएई का अगर मैं जस्ट क्विकली बता दूँ कि यूएई के अंदर आपको जॉब ऑफर होती है, आप फ़ौरन आ जाएँ। और हम गोल्डन वीज़ा वगैरह की और बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि लेट्स से आपका हाँ, मैं क्या उसमें रूट भी आ रहा था? हूँ। आपका रूट क्या था और कोई अभी आना चाहता है तो वो मैं स्टूडेंट वीज़ा हाँ, अगेन मेरा स्टूडेंट वीज़ा का रूट था, 2 साल का मास्टर्स, सॉरी 2 साल का नहीं, मेरा 1 साल का मास्टर्स ठीक था। है। ठीक है? 10 मंथ्स का कह लूँगा, बल्कि साल भी पूरा नहीं था। 10 मंथ्स का मास्टर, उसके फ़ौरन बाद मुझे ग्रेजुएट वीज़ा मिल गया 2 साल का। और उस ग्रेजुएट वीज़ा का मेरा स्टार्ट हुआ था, तो आप समझ लेंगे तकरीबन 8-9 मंथ्स में मेरा स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो गया। तो वो जो 2 साल मुझे करने थे, वो मुझे 2 साल, क्योंकि वो काउंट नहीं होते इमिग्रेशन में, रेज़िडेंस में। ठीक है, तो मेरा फ़ायदा ये बिल्कुल। हो गया कि जहाँ मुझे 7 साल लगने थे, अब मुझे 6 सवा 6 साल लगेंगे, क्योंकि मैं स्किल्ड वर्कर पे 5 साल गुज़ारूँगा, तो फिर मैं एलिजिबल हो जाऊँगा आईएलआर, जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है, रेज़िडेंस वीज़ा, उसके लिए।
तो अगर मैं 2 साल ग्रेजुएट के लगाऊँ, 1 साल एजुकेशन का लगाऊँ, 3 प्लस 5 वो वाले, तो 8 साल लगते हैं रेज़िडेंस लेने में। लेकिन मेरे हुँ, केस में 1 साल तो आराम से कम हो गया, क्योंकि स्पॉन्सर आपको अगर स्पॉन्सर डायरेक्ट मिल जाए यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद, तो आपको ग्रेजुएट वीज़ा पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट स्किल वर्कर पे जाएँ। इससे भी बेहतर है, जो मैं अक्सर वीडियोज़ में लोगों को कहता हूँ कि भाई, अब जैसे मैं 40 साल की उम्र में दोबारा पढ़ने आया हूँ, मुझे शौक नहीं था पढ़ने का इतना, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैंने कहा यार मुफ्त में जा रहा हूँ। लाइक 90% स्कॉलरशिप थी, 1000 पाउंड पर मंथ मुझे अलाउंस मिल रहा था, स्टाइपेंड मिल रहा था, प्लस मेरी फीस माफ़ हो गई, यही 2 बड़े खर्चे होते हैं। मैंने कहा चलो यार 10 महीने की बात है, पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, उसके बाद काम कर रहे हैं। मैं काम करने के लिए यहाँ आना चाह रहा था, पढ़ने के लिए नहीं आया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो आना चाह रहा है वो डायरेक्ट स्किल वर्कर वीज़ा पे यार लोग आए हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं। कुछ लोग इनफॉर्मल तरीके से भी लाइक वीज़ा खरीद के भी आ रहे हैं, मैं वो मशवरा नहीं दूँगा। मेरे ख़्याल में अपना खुद रिसर्च करें, और हर चीज़ इनकी ऑनलाइन मौजूद होती है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप करें। तो अब जो अगर कोई आ रहा है, तो मैं मशवरा दूँगा डायरेक्ट स्किल वर्कर पर आओ, ताकि ये अपने 3 साल बचा सको, 5 साल के अंदर आप रेज़िडेंस के लिए एलिजिबल हो जाओ। अच्छा, आईएलआर के बाद कितना टाइम लगता है पासपोर्ट में? आईआर के बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, व्हेन आई विल कम टू दैट स्टेज तो मैं सोचूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि उसके बाद आई थिंक कोई एक लाइफ इन यूके टेस्ट होता है, नॉलेज ऑफ लाइफ इन यूके एक टेस्ट होता है, एक कोई इनकम थ्रेशोल्ड मीट करना होता है, और आप मेरे ख्याल में उसके कुछ महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए, वो कितना इश्यू नहीं है। असल में मेन मेन जो टारगेट होता है रेज़िडेंस होती है, उसके बाद पासपोर्ट के लिए तो जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है, उसकी टाइमलाइन ज़्यादा लंबी नहीं होती है, उसमें कुछ सालों का हिसाब नहीं होता। आई थिंक कुछ महीने होते हैं, आप वो कर सकते हैं, वो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी अच्छा। करनी होती है। और अच्छा, भी ये जो तरीके आप आने के, जैसे हाँ। हाँ, 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 बिज़नेस कहें? वीज़ा पे भी लोग आते हैं, एंटरप्रेन्योर वीज़ा और सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो पॉपुलर रूट्स नहीं है, तो उसपे नहीं जाते हम। मेनली स्किल्ड हुँ। वर्कर वीज़ा या स्टूडेंट रूट है, इस पे ज़्यादातर लोग। अच्छा, एक और रूट भी था जो कि अब बंद होने वाला है या हो गया ऑलमोस्ट, जो लोग यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ कर रहे थे, अपनी स्पाउस को भेजते थे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और खुद आते थे। उनको वर्क परमिट मिल जाता था। तो वो एक बहुत पॉपुलर रूट था जो कि ऋषि सुनक ने बंद कर दिया है। हाँ, वो वीज़ा रूट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक 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 तरीका था, एक क्या कह लें कि एक सिस्टम के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्योंकि अनलाइक यूएस, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी डिसीजन मेकिंग में, जब मैं यहाँ पर आ रहा था, उस वक़्त मेरी यूएस में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हो गई थी, और मेरा दिल था कि मैं यूएस ही जाऊँ, न्यूयॉर्क सिटी, वॉल स्ट्रीट कवर करूँ, लेकिन उन्होंने मुझे 40% स्कॉलरशिप दी, मतलब 50% ट्यूशन माफ़ कर दी थी। तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, तो मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे एक और डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पे वो कहते हैं आपका जो स्पाउस है वो काम नहीं कर सकता यूएस में स्टूडेंट वीज़ा पे। हुँ, यहाँ पे हुँ, आपका स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है, स्टूडेंट वीज़ा पे भी कर सकता है, हुँ, ग्रेजुएट वीज़ा पे भी कर सकता है, और स्किल्ड वर्कर पे भी कर सकता है। तो यहाँ से ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स टकराए मेरे जस्ट ईट के दिनों में, जब मैं डिलीवरियाँ करता था फूड की, तो वहाँ पे मुझे 1-2 लोग कब टकराए, एक लड़का टकराया कराची का। वो बेसिकली उसकी वाइफ़ पढ़ रही थी, और वो डिपेंडेंट आया था, वो फुल टाइम काम कर रहा था। तो वो घर का किराया भी निकाल रहा था, खर्चा भी निकाल रहा था। तो ऐसे हो जाता है, ये अच्छा वो था, लेकिन अब ज़ाहिर है उन्होंने सख्ती कर दी है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने आ गए हैं, नए जो बिल्ड्स हैं, घर बन नहीं रहे, सप्लाई की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से किराए बहुत बढ़ गए हैं, तो एक मतलब बहुत मुश्किल हो गया, घर ढूँढना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है पर्सनली, कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, लोग इन्होंने बहुत ज़्यादा बुला लिए, इन्होंने इतना सोचा नहीं था जितने इन्होंने लोग बुला लिए हैं। और सप्लाई साइड जो है, यानी जो घर अवेलेबल है रेंट के लिए, वो उतने ही है। फिर कंसंट्रेटेड है सारे अराउंड लंदन, ज़्यादातर लोग तो इसके आस-पास ही आते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं कार्डिफ वगैरह या स्कॉटलैंड वगैरह, ज़्यादातर तो लोग लंदन के आस-पास आते हैं। तो इस वजह से उन्होंने फिर बहुत शोर-वोर मचा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम जो स्पाउस का वीज़ा है उसको बैन करेंगे, कुछ ऐसी मैंने खबरें पढ़ी। अभी तक शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन शायद करने वाले हैं। तो करने ऐसा वाले अगर हैं। वो करते हैं, तो हाँ, फिर आपको, लेकिन उसमें भी शायद उन्होंने कहा था कि जो अच्छी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उसमें शायद वो ना करें। अब आई डोंट नो ये कैसे, इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, बट देखते हैं। बट आप ये सही कह रहे हैं हुँ। कि ये एक बड़ा अच्छी सहूलत थी। ये बैन हो जाएगा, तो फिर जो अपने पैसों से पढ़ने आ रहा है उसके लिए मुश्किल होगी। पहले तो ये था यार, चलो कोई 10,000 साल की फीस भरेगा, किसी यूनिवर्सिटी की, ये टियर 2, 3 यूनिवर्सिटीज़ की इतनी होती है तकरीबन, वरना मेरी यूनिवर्सिटी की तो 21,000 पाउंड थी साल की। तो अगर आप 10,000 फीस भरते हैं, तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट, आपका स्पाउस काम कर लेगा फुल टाइम, तो 2,000 तक वो अगर बना भी लेता है, तो आपका वो किराया निकाल लेगा, खाना-पीना हो जाएगा। जब तक वाइफ़ पढ़ेगी, उसके बाद वाइफ़ भी काम करेगी, वाइफ़ पार्ट टाइम कर सकती है। सो ये लाइक 1 एंड अ हाल्फ आप कह सकते हैं कि आपका डिपेंडेंट पूरा काम कर सकता है, और वाइफ़ जो है वो 20 आवर्स पर वीक कर सकती है। तो ये भी बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट अब ये शायद ऑप्शन अवेल हाँ, जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा उसको यूटिलाइज़ किया था क्योंकि उन सारे लोगों में जो भी थे, वो सारे प्रोफ़ेशनल्स थे। और जिन लोगों को जो लोग गए और उनकी वाइफ़ वहाँ पर पढ़ रही थी, तो उनको जो जॉब्स मिली, वो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं थी, वो जॉब्स बड़ी अच्छी जॉब्स थी। 70,000 पाउंड और 80,000 पाउंड्स की जॉब मिल गई थी ऑटोमैटिकली उनको, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे थे। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ बिफोर आई गो टू एक मिनट, ये हुँ, आईटी, अगर फ़र्ज़ करें आप एक आईटी इंजीनियर हैं, कराची से बैठ के लिंक्डइन पे आपको नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर आप स्पाउस के वीज़े पे यहाँ पर आ गए, आप इन पर्सन अवेलेबल हैं।
तो कंपनी हाँ, होती है यार, बंदा लंदन में ही बैठा हुआ है या कहीं करीब है, चलो मिल लेते हैं, और फिर आपके पास एक चांस है। आप अगर इफ यू आर इन द यूके तो इट्स ईजियर टू फाइंड द जॉब रिलेटिवली। ठीक है, वैसे बाहर से हुँ, भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ से अगर आप हैं तो रिलेटिवली ईजियर, जो आपने बात की, तो वो ज़ाहिर है एक एडवांटेज होता है। सही। एक सवाल आपसे मेरा है कि जो यूएई में आपने बताया कि आना तो चलें आसान है, लेकिन वहाँ पर एक जो लोगों को एक कंसर्न होता है कि यार कमा लो चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, आखिर में वापस ही आना पड़ता है। लेकिन आपने शायद गोल्डन वीज़ा का ज़िक्र किया था। इसको एक्सप्लेन करें, हुँ, क्या अब पॉसिबल है कि अगर यूएई में परमानेंट रुकना चाहे हाँ। बंदा, तो भाई मुझे रहना ही वहाँ पर है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी? मैं उससे पहले एक एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी भी थी और मैंने अपनी क्लैरिफ़िकेशन करनी थी रिगार्डिंग स्टडीज़ अगेन इन द यूके तो वो यू गोल्डन वीज़ा पे मैं आऊँगा और बाकी वीज़ाज़ भी डिस्क्राइब करूँगा मैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे ये बताएँ क्योंकि पहले जब मैंने खुद भी यूके में मास्टर्स किया हुआ है और जिस टाइम पे हमने मास्टर्स किया था यूके में और वहाँ पर उस वक़्त फ़ीस थी उसकी ऑलमोस्ट मेरी फ़ीस थी यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से किया था मैंने। 10,000 पाउंड की फ़ीस थी और ये बात है 2020 सॉरी 2001 की बात है, 2002 की बात है इनफैक्ट। तो 2002 के अंदर मास्टर्स की फ़ीस 10,000 पाउंड थी। उस टाइम पर जो लोकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे मेरे साथ, वो दे रहे थे ऑलमोस्ट कोई 3,000 पाउंड, साढ़े 3,000 पाउंड। लेकिन अब मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी की जो फ़ीसेज़ हैं, जो लोकल्स के लिए हैं, वो भी काफ़ी बढ़ गई हैं और इतनी बढ़ गई हैं कि ऑलमोस्ट वो 1 2/3 के करीब आ गई हैं। पहले वो 1/3 होती थी, अब 2/3 के करीब आ गई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के। तो अगर आप बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में 20,000 पे कर रहे हैं, तो आपका जो लोकल काउंटर पार्ट होगा, वो आई गेस कोई 12,000 या 13,000 पाउंड फीस पे कर रहा होगा, तो ऐसे ही है? यार मैं इसको एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, क्योंकि यूएस में भी यही सिस्टम था, यहाँ भी है कि जब आप नेशनल होते हैं ऑब्वियसली आपको फ़ीस कम लगती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के मुकाबले में, ये तो है। और जहाँ आपने बात की कि बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली द आप जिस टाइम की बात करें इतने साल भी गुज़र गए, इसमें लाज़मी बढ़ी होगी। लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ इन पे प्रेशर भी था, कोविड में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, और उससे पहले इन्होंने, आपको पता होगा, आई थिंक 2000, जहाँ तक मुझे याद है, इन्होंने 2012 में शायद ये बैन कर दिया था, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है। यानी 2 साल आप यहाँ पे काम कर सकते हैं मास्टर्स या बैचलर्स के बाद, वो उन्होंने बंद हुँ, कर दिया था। तो उसके बाद ज़ाहिर है इतने साल बाद उन्होंने 2019 में दोबारा खोला है, फिर एकदम से कोविड आ गया। तो सही मानों में इनके पास 21 में भी इतने नहीं आए, 2022 से स्टूडेंट वापस आना शुरू हुए। तो इतने गैप के बाद हुँ, आ रहे हैं। मेरे भी मुझे याद है पिछले साल का जो बैच था हमारी यूनिवर्सिटी का, उसमें 5 स्टूडेंट थे खाली पूरी क्लास में। उससे पिछले साल जो हमारा बैच था जिसमें मैं था, 8 स्टूडेंट थे। लेकिन नॉर्मली वो बताते हैं अब जाके इस साल 15 आए हैं, और उससे पिछले वो कहते थे प्री कोविड नंबर ऐसे ही होते थे, मिनिमम 15-20 स्टूडेंट होते थे। मैं अपने उस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो दैट शोज़ कि जब स्टूडेंट इतने सारे आ नहीं रहे, उसमें भी ज़्यादातर स्कॉलरशिप पे होते थे। तो इन पे भी प्रेशर था, अगर ये फीसें बढ़ाएँगे, स्टूडेंट पहले ही नहीं आ रहे, तो फिर कौन आएगा पढ़ने? तो शायद मेरे ख़्याल हुँ। में उस स्पीड से ना बढ़ी हों। अगेन मैंने अभी देखा नहीं है, मुझे डेटा देखना पड़ेगा कि कितना बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाई तो होगी। इतने सालों में ऑब्वियसली हर चीज़ के पैसे बढ़ते हैं, तो फीस भी बढ़ी होगी। और सही। ये बात तो सही है कि जो लोकल स्टूडेंट हैं, उनकी फीस कम होती है इंटरनेशनल के मुकाबले। सही। अच्छा ऑफ़ कोर्स अब अगर उसकी बात करें हम गोल्डन वीज़ा की या यूएई में रहने की या ये सारी चीज़ों की, तो असल में यूएई ने बड़ा एक कोविड ने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं पूरी दुनिया में। तो यूएई के अंदर भी ये चीज़ें इनको रियलाइज़ेशन हुई है कि लोग इसको एक पिट स्टॉप समझते थे ना लोग यहाँ पर आने को और उसके बाद आगे जाते थे या फिर इवेंचुअली पीछे जाते थे। तो अब उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी हैं गोल्डन वीज़ा के सिनेरियो में कि अगर आप गोल्डन वीज़ा ले लेते हैं तो आपको 10 साल का रेज़िडेंस वीज़ा मिल जाता है। अब उसके अंदर आपके पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊँ लेट्स से अगर मैं एज़ अ एम्प्लॉयर एक कहीं मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझको लेट्स से मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो मुझको पहले कहीं और बिज़नेस करने में एनओसी लेनी पड़ती थी अपने एक्जिस्टिंग जो भी मुझे एम्प्लॉय किया हुआ है जिसने। अब मुझे एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। अगर मेरे पास गोल्डन वीज़ा है तो मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ, सेकंड काम बहुत ईज़िली मैं ले सकता हूँ। हाँ, मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर मैं नया बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम करने से रोक नहीं सकता या मुझे कोई एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर 10 साल के लिए मुझे रहना है, ना भी रहना हो, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से गोल्डन वीज़ा लेकर पाकिस्तान में रह रहे हैं और कभी-कभी आ जाते हैं, साल में 1 दफ़ा आ जाते हैं, 2 साल में 1 दफ़ा आ जाते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 6 महीने में चक्कर लगाएँ, क्योंकि पहले ये होता था कि जो भी आपके रेज़िडेंस परमिट है, वो उसकी कंडीशन ये होती थी कि 6 महीने के अंदर आपको यूएई आना होता था। अब वो कंडीशन भी थोड़ी-सी उन्होंने रिलैक्स कर दी है, लेकिन गोल्डन वीज़ा वालों के लिए अगर 10 साल भी नहीं आएँगे वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ना आएँ, कोई मसला नहीं है, आप आएँ तब भी कोई मसला नहीं है। प्लस अब जब आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है तो उसके बाद आपको कम से कम एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग होती है ना कि यार इस मुल्क ने आपको एक चीज़ दे दी है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, लोग जो यहाँ पर एक मसला है, जो इवेंचुअली सबको आता है वो हेल्थ केयर का है। ज़्यादातर लोग मतलब रिच एंड फेमस लोगों की जगह है ना यहाँ पर, तो वो उसी तरह के लोग आते हैं। तो फिर तो कोई मसला नहीं है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है अपने पेरेंट्स को साथ में रखा हुआ है
अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ड्राइवर्स रखे हुए हैं, वो टेक केयर करने वाले लोग रखे हुए हैं। वही बात है कि अगर आपके पास कैश फ्लो है तो फिर सब कुछ सही है। लेकिन गोल्डन वीज़ा होने के बावजूद आपको ऐसा नहीं है कि उससे कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव मिल रहा है या आपको जॉब्स में कोई फ़ायदा होगा। जॉब में कोई फ़ायदा नहीं होगा गोल्डन वीज़ा से। लेकिन गोल्डन वीज़ा से ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाती है। अब यहाँ यूएई के अंदर अब पाकिस्तान का तो आपको पता है ट्रैवल का क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो बॉटम पे है। लेकिन वन्स आपके पास गोल्डन वीज़ा आ जाता है, आपके पास कुछ नहीं तो 20 कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल खुल जाते हैं, जिसके अंदर 7 तो जीसीसी कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा और अज़रबैजान हो गया या जॉर्जिया हो गया, या ऐसे मुल्क जिनकी इवन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं, या जापान जैसा मुल्क वो आपको ई वीज़ा देता है। अगर आपके पास यूएई का वीज़ा है। गोल्डन वीज़ा की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल वीज़ा की बात कर रहा हूँ, अगर रेज़िडेंस वीज़ा है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कपल्ड अगर आप गोल्डन वीज़ा को मिला लें तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाती हैं। प्लस उसके अंदर इंश्योरेंस आपको खुद लेनी पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको लाज़मी चाहिए होती है, उसके बगैर आप यहाँ नहीं चल सकते। कोई एज़ सच आपको बेनिफिट नहीं होगा, लेट्स से आपके बच्चे एजुकेशन की बात करें तो आपको गोल्डन वीज़ा कोई फ़ायदा नहीं करेगा। जो मेजर फ़ायदा होता है गोल्डन वीज़े का वो आपकी ट्रैवलिंग की ईज़ होती है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट खुल जाता है जो एक बहुत बड़ा हाँ, ये मैं बताना ही भूल गया कि जो बैंक अकाउंट है यूएई का, अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है या इवन इंडिया से आ रहा है, जो वहाँ के बैंकिंग के प्रॉब्लम्स हैं, वो वहाँ यहाँ पर एक अकाउंट खुलने से सब सॉल्व हो जाता है। मतलब आपको अपनी कोई इंटरनेशनल पेमेंट लेनी है, उसके लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर रुपए के अंदर पेमेंट आएगी तो वो डिवैल्यू हो जाएगा या खराब रेट मिल रहे होंगे, वो आप दुबई के अंदर पेमेंट ले लें। आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, आप यूएई का क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, अगर आपके पास यहाँ का रेज़िडेंस परमिट है। इसी तरह से और जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए अगर मैं तो कहता हूँ अगर किसी के पास 5-6 हज़ार दिरहम का कैश फ्लो आ रहा है महीने का, डॉलर्स का सॉरी 5-6 हज़ार डॉलर्स का, तो उसको अपनी कंपनी भी फ़ॉर्म कर लेनी चाहिए। ट्राई कर लेना चाहिए कि ग्रीन वीज़ा मिल जाए, गोल्डन वीज़ा मिल जाए, क्योंकि गोल्डन वीज़ा और ग्रीन वीज़ा में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। ग्रीन वीज़ा 5 साल का होता है, गोल्डन वीज़ा 10 साल का होता है। तो ग्रीन वीज़ा लोग ले लेते हैं नॉर्मली क्योंकि उसकी थोड़ी-सी एंट्री बार कम होता है। तो अगर आप वो वीज़ाज़ ले लेते हैं तो आपको बैंक अकाउंट खुल जाते हैं आपके, और कभी-कभी वो बैंक अकाउंट आपके पास लाइफ़ लॉन्ग भी खुल सकते हैं इन केस आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई हो। एक प्रॉपर्टी ले लें, आपको साथ में बैंक अकाउंट खुल जाएगा क्योंकि रेंट आपको लेना है, तो वो किसी भी तरह से आप करके अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो मल्टीपल वीज़ाज़ हैं, मल्टीपल ऑप्शन हैं, ईज़ी कर दिया है यूएई ने कि आप बजाए इसके कि अब पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने वो सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं कि आपको वो मसले जो पाकिस्तान में मिल रहे हैं, वो यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है। आप ईज़िली बहुत सारे लोगों के पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं होता, इनकम का मसला नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़न पे काम कर रहे हैं या इस तरह के जो और दूसरे काम कर रहे हैं, $10,000 $15,000 बना लेते हैं महीने के। उनके लिए कोई मसला ही नहीं है कि वो यूएई के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोल लें, वीज़ा ले लें। तो ये वीज़ा उन लोगों को कैटर करता है। ये सबके लिए नहीं है। मतलब आप ये नहीं सोचें कि गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब का रिलेशन उस वीज़े से नहीं है। हाँ, ये होगा कि आपके आने-जाने में कोई मसला नहीं होगा। मैं कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स को जानता हूँ, जो जिनको गोल्डन वीज़ा उन्होंने खुद दिया था। मतलब यूएई गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इस तरह के कि बगैर कि क्योंकि गोल्डन वीज़ा के कुछ रीज़न्स होते हैं कि आपको मिल सके। जैसे 30,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी है, तो आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 मिलियन दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसको थ्रू आउट रखेंगे, तो आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। आप डॉक्टर कोविड के दरमियान डॉक्टर्स को जो है ना गोल्डन वीज़ा इन्होंने दिया था। इसी तरह से पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को उन्होंने गोल्डन वीज़ा दिया है। अब अब उनका फ़ायदा देखें ना उन उन यूट्यूबर्स को जिनको मिला है, वो बगैर किसी प्रॉब्लम के वो यूएई आ जाते हैं। एक टिकट खरीदना होता है और यूएई आ जाते हैं। बैंक अकाउंट उन्होंने यहाँ खोल लिए हैं। गूगल की एडसेंस की पेमेंट यूएई में मिल रही है उनको। ये सारे जो इतने ईज़ीनेस कर दी है, वही बात है पाकिस्तान की जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्यूशंस आपको गोल्डन वीज़ा में मिल जाएँगे। एक नॉर्मल बंदे के लिए वो शायद चीज़ें समझ ना आए, लेकिन जब आपका होराइज़न बढ़ता है ना, तब आपको समझ में आता है इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। एक अच्छे थोड़े से जिसके पास इनकम अच्छी आ रही है, उसको क्या-क्या फ़र्क पड़ता है। तो दुबई की शुरू से पॉलिसी रही है ना कि अमीरों को टारगेट करना है, उनका पैसा हाँ, लेके जाना है, हाँ, तो आई थिंक बिल्कुल, दिस इज़ बिल्कुल। आल्सो अ वेल थॉट आउट प्लान। हाँ। हम 1 घंटे के मार्क पे पहुँच चुके हैं। सो एक क्वेश्चन था आपने मुझसे शेयर किया था, किसी ने पूछा था। तो उस पे बात कर लेते हैं और मेरे ख़्याल में उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो उसको एक्सटेंड कर दें, बट मेरे ख़्याल में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। वैसे कॉस्ट वैसे पे आप बात सही कर कह रहे हैं, सकते हैं इंस्टाग्राम पे वीज़ाज़ कुछ की। क्वेश्चन्स आए हुए थे, वो मैं देख लूँगा, आप मुझे उसका रिप्लाई कर दें, जो आप कह रहे हैं, उसके बाद मैं अगर कुछ रहता है तो फिर मैं पहला जो उसको आपने मुझे भेजा था कि यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी कहाँ है या मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ, जहाँ रह, आई थिंक यूके इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है। कि पिछले दिनों में मेरा भाई जर्मनी से आया हुआ था, तो वो तो देख के इतना वो फ़ैसिनेट हुआ कि यार तुम्हारा तो करीब में हौसलो इतना बड़ा देसियों का गढ़ है, साउथ हॉल। वो हर शाम को मुझे लेके चले, चलो चाय पीने चलें ढाबे-शाबे पे।
तो वो एक आपको कल्चर मिल जाता है यहाँ पे बड़े शहरों के पास, स्पेशली मैनचेस्टर, बर्मिंघम, इवन कार्डिफ वगैरह। या यूके में बहुत हैं पाकिस्तानी, इंडियंस भी बहुत हैं, मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी बड़ी है। फिर कुछ शहर हैं ऐसे, जैसे लेस्टर शायर है, लूटन है, इनको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत हैं। बर्मिंघम है, अगेन आपका माइंड सेट क्या, आप पाकिस्तानियों के पास रहना चाहते हैं या मिक्स्ड नेबरहुड में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये भी होता है बाद, आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो जब तक आप दूसरे मुल्कों के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो जॉब मार्केट में आपको मसाइल आते हैं। सो यू जस्ट डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू योर ओन कम्युनिटी। लेकिन अगर आप वाकई चाहते नहीं यार मैं देसी कल्चर में रहूँ, देसी माहौल में रहूँ, लेस्टर है, लूटन है, बर्मिंघम है, और इवन कुछ एरियाज में जैसे यहाँ पे स्लाओ है, लंदन के बराबर में। तो स्लाओ के बारे में एक रिसर्च पढ़ा था, आपका मुझे पता नहीं, शायद पिछले साल की है, और इनका गवर्नमेंट का डेटा था। ये वाहिद नेबरहुड था पूरे यूके में जहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद इंडियन से ज्यादा थी। एंड आई अच्छा। वाज सरप्राइज, आई वाज टेकन हुँ। अबैक बाय दैट, हर जगह पे इंडियन ज्यादा होते हैं बिकॉज इट्स अ बिग कंट्री। तो पाकिस्तानियों से ज्यादा ही होते हैं। साउथ उसका स्लाओ का मैंने सुना था कि ओएनएस का डेटा मैं देख रहा था कि अब कौन से साल का था ये मुझे याद नहीं, लेकिन ज्यादा पुराना था, वहाँ पे पाकिस्तानी ज्यादा है। तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जाके रह सकते हैं। और मेरी थोड़ी सी पॉलिसी है कि यार क्योंकि बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं, अगर वो जॉब मार्केट में जाएंगे, बिल्कुल ही अगर मैं अपनी कम्युनिटी में रहूंगा तो फिर वो गोरों से इंटरेक्शन नहीं होगा, तो जॉब मार्केट में उनको मसाइल आ सकते हैं, वो कम्पेटिटिव शायद उतने ना हो मे बी, या दूसरे कल्चर को लेके ये ना हो कि थोड़े से क्लोज हो, ओपन होना चाहिए। और दूसरा ये कि कम्युनिटी से इतना दूर भी ना हो जाओ, जैसे मस्जिद करीब होनी चाहिए, या आपके देसियों की जो कम्युनिटी, जैसे मैं बिल्कुल स्लाव के इसके हाउसलो के स्लाव के करीब में बैठा हूँ, साउथ हॉल करीब है, देसियों की कम्युनिटी भी पास में करीब। वैसे तो यहाँ कम्युनिटी का मतलब ये है जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में, वरना तो आपको पाकिस्तानी तकरीबन हर नेबरहुड में मिल जाएंगे, इंडियन भी मिल जाएंगे, इंडियन मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे, और बहुत अच्छी बातचीत होती है, सलाम दुआ होती है, सही तरीके से रहते हैं। कोई इतना जो उस तरह की जो हमें सोशल मीडिया पे एक हेटरेट नजर आता है, वो रियल लाइफ में यहाँ स्पेशली ओवरसीज, आप भी दुबई में बैठे हैं आपको पता होगा, इतना ज़्यादा नहीं है। पीपल जस्ट ट्रीट यू ऑन योर लाइक बेस्ड ऑन हाउ यू डील विद देम। तो अगर आप अच्छे हैं तो वो भी हाँ, अच्छे हैं, अगर आप हाँ। करेंगे तो ज़ाहिर है वो भी फिर आपसे एरिया पे करेंगे। भी डिपेंड करता तो है ना, यहाँ आप जगहें इस आप तरह की ऐसी बहुत जगह हैं, जाएँगे, गलत जगह पहुँच जाएँगे तो एरिया पे फिर भी कहीं भी डिपेंड हो करता सकता है। है। बिल्कुल। हाँ, बाकी अगर आप कहीं वाइल्ड वेस्ट निकल जाएँ इधर-उधर बड़े शहरों से दूर, जैसे भी पिछले दिनों में हमारे ऑफिस का एक ट्रिप था, वो एक विनयार्ड के ऊपर ले गई, जो शराब की, अंगूरों के जो खेत होते हैं जहाँ शराब-वराब बनती है, तो ऑफिस का एक टूर था, तो वो लेकर गए थे। तो मैंने कहा देखें तो सही बनती कैसे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, पी नहीं थी मैंने लेकिन देखने गया मैं। तो वो इलाका जो था बिल्कुल ही वो वाइल्ड वेस्ट, और उधर में सिर्फ गोरे ही गोरे नजर आ रहे, देसी तो नजर ही नहीं आ रहे मुझे। साउथ ईस्ट की तरफ में गया था। तो अब अगर आप ऐसी जगह चले जाएंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स आएंगे, हलाल गोश्त मिलना मुश्किल होगा, फिर कल्चर सारा इंग्लिश ही होगा, यूरोपियन होगा, वो मसाइल आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े शहरों के आसपास हैं तो कम्युनिटी आपको हर जगह मिलेगी। और मैं कॉस्ट पे भी बात कर लूँ बिफोर आई टेक यू मोर क्वेश्चंस। वीज़ा कॉस्ट, स्टूडेंट वीज़ा इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव रूट, अनलेस यू आर कमिंग लाइक मी ऑन अ स्कॉलरशिप, जिसमें तकरीबन सब कुछ कवर है, और वापस भी नहीं जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वरना स्कॉलरशिप्स में ऐसी भी होती हैं जिसमें फुली फंडेड होती हैं लेकिन आपको वापस जाना होता है। फुलब्राइट वगैरह के तो अंदर आपको स्टूडेंट वापस इसलिए जाना महंगा होता है, है मुझे यूएस की। फुल राइड में वापस जाना है, या यूके में चीवनिंग है, रोड इवनिंग है। स्कॉलरशिप है, इस हाँ। तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुँ। हैं। तो उसमें फिर आपको वापस जाना है, और अगर आप जेब से पढ़ने आ रहे हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। मिडिल क्लास तो करेंसी हमारी कितनी डेप्रिशिएट हो गई ना। मैं आया था आई थिंक पाउंड 190 का चल रहा था उस वक्त, अब 350 से पहुंचा, अभी नीचे आया है, वरना तो तकरीबन 400 का टच कर रहा था। तो हुँ। बड़ा महंगा हो गया है स्टूडेंट वीज़ा पे आना। और फिर ये स्पाउस वाला ऑप्शन खत्म करेंगे तो बंदा परेशान ही होगा कि यार इतने पैसे लगाऊं, फिर कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्पॉन्सर भी मिल जाएगा। लोग आ तो जाते हैं यार कुछ हो जाएगा, लेकिन बड़ी चैलेंजेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू लकीस्ट पीपल कि मैं यूनिवर्सिटी से, मैंने अभी मेरा मास्टर्स की डिग्री आई नहीं थी मेरे पास, और जॉब आ गई, वो भी मेरी फील्ड की। वरना आसानी से नहीं सेटल होते आप। और लोग यहाँ आके काम के पैसे कमाने के चक्कर में, जो सर्वाइवल के लिए आपको इतने पैसे कमाने पड़ते हैं, फिर आपकी पढ़ाई मुतासिर होती है, आप पढ़ नहीं पाते। तो ये चैलेंजेस हैं, तो ये महंगा है। लेकिन अगर स्किल वर्कर पे आते हैं तो उसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा तगड़ा स्पॉन्सर मिल जाता है तो वो पूरा आपको पे कर देगा, आपकी वीज़ा फीस, आपका इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, ये सारी जो है। और कुछ अगर बहुत ही अच्छे हैं, जैसे अभी मैं एक दोस्त से मिला था, कराची का बंदा है, वैसे वो दुबई से आया था, उसकी तो कंपनी ने रीलोकेशन अलाउंस भी दिया उसको। तो अगर आपको रीलोकेशन अलाउंस मिल रहा है फिर तो और ही ज़बरदस्त। अभी आज मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाली है कि टीचर्स के लिए ये 10,000 पाउंड का रीलोकेशन अलाउंस दे रहे हैं, फिजिक्स और लैंग्वेजेस टीचर्स के लिए, और स्किल वर्कर वीज़ा पे। तो अगर ऐसा कुछ जुगाड़ लगती है वो, तो फिर ज़बरदस्त काम हो जाएगा। बट उसके बावजूद भी अगर आपको स्किल वर्कर पे को बुला रहा है और वो आपको फुल सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो कहता है कि भाई हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे लेकिन आप अपनी वीज़ा फीस, हेल्थ चार्ज वगैरह भरें, तो भी इतना बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप जाएंगे फ्रॉम डे वन यू हैव अ जॉब, तो वो इतना ऑप्शन बुरा नहीं है। लेकिन हुँ। उसमें ये है कि फिर यहाँ वीज़ा फीस का अगर मैं बिल्कुल आपको सीधे से ज़्यादा हिसाब दे दूँ,
सबसे बड़ी जो आपको एक्सपेंस आता है वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है। जो जैसे मैंने कहा ना हेल्थ केयर फ्री है, वो फ्री नहीं है, आप एक इंश्योरेंस पे करते हैं एडवांस में, तो उसके बदले आपको हेल्थ केयर फ्री में मिलती है। तो वो अभी इस वक्त 624 या पता नहीं 635 कुछ है वो साल का। और अगर आप 5 साल के लिए आएंगे तो 6 × 5 तीन ये हजार पर पाउंड का फैमिली है, आपको पर ये पड़ पर्सन जाएगा। है, क्या है ये? 5, ये पर पर्सन है, एडल्ट का 600 है। तो 6 × 5 = 30, लाइक 3000 पाउंड आपको ये पड़ जाएंगे 5 साल के। और बच्चों का आई थिंक कम होता है, 600 की बजाय 400 कुछ है। तो अगर आप फैमिली ऑफ 4 के लिए आ रहे हैं तो अब 3000 आपके, 3000 आपकी वाइफ के, 6000 फिर बच्चों के लगा लें, 2-2000, तो 10,000 तो सिर्फ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है। फिर वीज़ा फीस आई थिंक स्किल वर्कर की शायद 700, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 700 × 4 वो अलग है, 2500। तो ये 12-12,500 का खर्चा आपका है स्किल हुँ, वर्कर वीज़ा पे। और हुँ। अगर कंपनी स्पॉन्सर पे कर दे तो ये खर्चा बच सकता है। स्किल तो दिस इज द वीज़ा पॉसिबिलिटी। कितना आराम से मिल स्टूडेंट रहा है? वीजा इससे भी महंगा है। हाँ, कितना आराम से मिल जाता है? यार स्किल वीजा तो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है ना। यहाँ जो एक लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इन शॉर्टेज है, वो अगर आप उसके अंदर आ रहे हैं, जो इनको फॉरेन वर्कर चाहिए जिस एरियाज में, तो उसमें तो फिर आपको आराम से मिल सकता है। लेकिन जो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली दुनिया भर से लोग आ रहे होते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आ रहे, बड़ी कंपेरेटिव मार्केट है, तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाए, तो फिर वीज़ा लगना मसला नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ये होता है, अगर स्पॉन्सर आपको जो एम्प्लॉयर है आपका वो स्पॉन्सर करने को तैयार होता है, तो उसने सिर्फ एक प्रोसेस करना होता है होम ऑफिस के साथ। वो अप्लाई करता है, फिर वहाँ से इनको एक नंबर इशू होता है, आप कह लें कि एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। बस वो नंबर, वो पेपर आपको चाहिए, उसके बाद बस आप ही अपने डॉक्यूमेंट लगाएं पर्सनल, और आप वीज़ा अप्लाई कर दें, लग जाता है। मैंने नहीं सुना किसी का रिफ्यूज़ हुआ हो, सही, तो मिल जाता है आराम से। सही। बाकी हाँ, कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, जैसे केयर होम वर्कर वीज़ा का आजकल बहुत ट्रेंड है, बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें मैं स्कैम्स भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि लोग जो है वो खरीद कर आ रहे हैं। जब आप खरीद कर आ रहे हैं तो जो बेच रहा है वो बेसिकली जेन्युइन तो नहीं है, और वो फिर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक तरह से आप स्लेव बन कर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको सैलरी जो बता रहा है पेपर के अंदर स्पॉन्सर के, वो आपको वो पे नहीं कर रहा, वो आपको आधी पे कर रहा है, और आपसे ये पहले उसने अंडरस्टैंडिंग कर ली है, तो वो अपने एक्सपेंसेस बचा रहा है, ताकि वो टैक्स में डंडियाँ लगा, सॉरी, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा के और प्रॉफिट अपना बढ़ा सके, और आपको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। बट लोग आ रहे हैं भाई के पीछे, हालात जिस तरह के, लोग कहते हैं नहीं ये ठीक है। इसके अलावा और भी लोग आ रहे हैं स्पॉन्सर वीज़ा पे, लेकिन और भी कहानियाँ हैं, पैसे दे के इस तरह से करके आ रहे हैं। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। हुँ, और अभी अल्लाह ना करे, पाकिस्तान के हालात ठीक है, बहुत मुश्किल हैं, तंग है, लेकिन मुझे पता है, कनेक्टेड विद माय फैमिली बैक होम। मैं भी, मेरी भी फैमिली पिछले साल ही आई है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर बंदा छोड़ कर आ जाए। और यहाँ भी कोई इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, आपकी लैंग्वेज सबसे ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैं आई एम श्योर दुबई में भी ऐसा होगा कि जब आप बता रहे हैं इतना महंगा हो गया, तो जो स्किल्ड वर्कर होगा और हाईली क्वालिफाइड वर्कर होगा, उसके लिए शायद इतना बुरा ना हो, क्योंकि वो आएगा, वो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत समझेगा सिस्टम को, ही विल ब्रेक इन, उसको मौका मिल जाएगा अपनी फील्ड में घुसने का, वो एवरेज सैलरी से ऊपर कमा लेगा, ही माइट सर्वाइव। लेकिन जो अनस्किल्ड बंदा आ रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश सही से नहीं बोल सकता, या जिस मुल्क में जा रहा है उसकी लैंग्वेज नहीं आती, काम भी कोई ऐसा नहीं आता, ना लिखना जाता जानता है, ना पढ़ना जानता है, कोई इतना उसको खास काम नहीं आता, तो वो यहाँ पर आके लेबर ही काम करेगा। और लेबर काम में आप अपना कितना भी घिस लें, कितना भी घिस लें, आप जितना ये महंगा मुल्क है, आप उसको नहीं मैनेज नहीं कर, फैमिली के साथ नहीं कर, सिंगल बंदा शायद कर ले कि कुछ बचा लेगा, पाकिस्तान भी भेज लेगा, अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन फैमिली बुलाना लोगों को 15-15, 10-10 साल लग जाते हैं, बहुत मुश्किल होती सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू फारूक भाई, 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं। आई थिंक एडिटिंग के बाद 1 घंटा तो हो ही है। लंबी जाएगा। हो गई। हाँ, 1 घंटा हो जाएगा इस वीडियो को। राइट। और भी मेरे पास क्वेश्चन्स थे, और भी कुछ चीज़ें थी जो कि लोगों ने पूछी हुई थी, लेकिन आई वुड से कि हम जो है ना नेक्स्ट सेशन करेंगे फिर, तो उसके अंदर बात करेंगे। हम इन्वेस्टमेंट्स पे ज़रूर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, कि यूके में आपके पास कौन-कौन से इस पे इन्वेस्टमेंट अगर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर कुछ सवाल ऐसे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत सारे हैं, तो फिर छोड़ दें। अगर 3-4 सवाल है तो क्विकली देख लेते हैं इसको, एक एक जो कंटिन्यू आप लोगों कर ने लीजिएगा पूछा हुआ था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो लोग यूके में होते हैं उनके पास, जो मैं देखता हूँ लोगों के पास, वो प्रॉपर्टी की एक एक होती है, रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर दें, और बाकी स्टॉक्स वगैरह होते हैं। लेकिन मैंने यूके की जो स्टॉक मार्केट है, FTSE कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आई आई एम नॉट श्योर FTSE वो। 100, हाँ हाँ, बिल्कुल FTSE वही है। कहते हैं ना, तो वो FTSE उसकी होता तो है, ऐसी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी FTSE। नहीं है। तो लोग क्या करते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट्स के इस लिए? वक्त तो जो हालात चल रहे हैं, देखें आप भी इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चल रहा है, इसमें तो कोई भी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि इतना रिस्क है। तो और आपको इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा, रिस्क इतना ज़्यादा है, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से जो रिटर्न मिल रहा है उसके मुकाबले में, जब आप फिक्स इनकम में जा रहे हैं, यूएस ट्रेजरी में आपको 5% सेफ रिटर्न मिल रहा है, तो क्या जरूरत है रिस्क लेने की। अब मैं डिस्ट्रेस्ड डेट इन्वेस्टर से बात करूँ, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास है बाय द वे, क्योंकि जब नॉर्मली कंपनीज के लिवरेज बाय आउट्स होते हैं,
तो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है लाइक 70-20, 70-30, 80-20, यानी जो कंपनी खरीदी है 80% डेट से लेके खरीदेंगे, 20% जो है वो इक्विटी डालेंगे। तो हम कवर करते हैं डेट पार्ट को। तो उनकी मैं देख रहा हूँ, उनकी भी स्ट्रैटेजी, हालांकि वो इतना रिस्क लेते हैं डिस्ट्रेस्ड एसेट में इन्वेस्ट करके, ऐसी कंपनी में जिनके क्रेडिट डिस्ट्रेस में हो। मैं इस तफसील में नहीं जा रहा, बहरहाल अब ये समझ लें कि वो बॉन्ड्स के अंदर और लोन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो भी अब डर डर गए हैं। वो कहते हैं भाई नहीं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो उनका भी अभी इस वक्त, मैंने जो ज़्यादातर से लोगों से बात हो रही है फंड मैनेजर से, ज़्यादातर का जो रेशियो है इस वक्त 60-40 है। 40% इक्विटी मार्केट में, 60% फिक्स्ड इनकम में। और अगर ये फेडरल रिजर्व ने रेट्स और बढ़ा दिए तो हो सकता है ये 70-30 भी हो जाए। तो अगर आप हर $10 में से $60 आप फिक्स इनकम में लगा रहे हैं, 3 स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म ज़ाहिर है नहीं करना। तो बिजनेस स्ट्रेस में, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी बिजनेसेस को परफॉर्म करने के लिए सस्ता डेट चाहिए होता है। अब वो कोविड के ज़माने में तो जीरो इंटरेस्ट में मिल रहा था, अब तो 5%, 5, सवा 5, 5.5% चल रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में। तो इतना महंगा जब डेट मिलेगा तो वो उनकी इंटरेस्ट सर्विसिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो बिजनेसेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कंपनीज ब्लो अप हो रही हैं। इसकी वजह से इक्विटी मार्केट जो है वो इस वक्त बहुत प्रेशर में है। और फिक्स्ड इनकम जो है सारी ट्रेजरीज, और ये यूएस में गिल्ड्स होते हैं, सॉरी यूके यूके में में गिल्ड्स गिल्ड्स होते होते हैं। हैं, या हुँ, जर्मनी में बॉन्ड्स होते हैं। हाँ, हुँ। जर्मनी में बॉन्ड्स होते हैं जो भी बड़ा पॉपुलर है, और इसके अलावा यूएस में तो ट्रेजरी पता ही है लोगों को, इसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार आप लेकिन इसमें जब एक, सॉरी वकील, एक हाँ, चीज ऐड कर दूं, हुँ, वली, कि ये इसमें जो, इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए छोटा अमाउंट नहीं चाहिए होता। हुँ। आप कम से कम 100,000 पाउंड से कम की बात ना करें आप। तो फिर उसका तरीका होता है आप उन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फिर इस तरह के एसेट्स में फिक्स हाँ, इनकम बिल्कुल ऐसी है। जो है लेकिन फंड्स फ़िक्स में, इनकम के अंदर तो आपको फंड्स मैं के सबको अंदर। इसी तरह से बोलता हूँ कि आजकल तो आपको उसी में करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि स्टॉक्स भी आपको डिर्ट चीप प्राइस पे मिल रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट तो बिल्कुल ही नीचे चली गई है, तो आपको फिर भी कोई ना कोई पोर्शन रखना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल, बिल्कुल। 30% वो 70% 70-30 जो है वो यही है ना, वो हाँ, जो, हाँ, वो जो 30% भी डाले हैं वो फिर ऐसे नहीं होगा, वो इंडेक्स को नहीं ट्रैक कर रहे होंगे। हाँ, इंडेक्स को ट्रैक करेंगे तो 30% डूबेगा ही आपका। बिल्कुल। वो KC 100 इंडेक्स को नहीं कर रहे होंगे, या तो ईटीएफ में डालेंगे किसी में, या जो हुँ, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, इनका उनको पता है यार 2-4 साल नहीं भी परफॉर्म करे, इन्होंने डिविडेंड देते रहना डिविडेंड है। दे देना है, तो ऐसे फिर, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए। ये फिक्स इनकम तो आप नो ब्रेनर है ना यार, इसमें क्या है, आपको पता है इतना प्रॉफिट मिल रहा है, पैसे डालूंगा इतने मिल जाएंगे। फिक्स हुँ। इनकम में तो कोई दिमाग ही नहीं यूज होता ना। लेकिन आप इक्विटी मार्केट में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है आपको, कि आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन डिविडेंड देगा, और हिस्टोरिकली अच्छा डिविडेंड देता रहा है तो क्या आगे भी देगा, नहीं देगा, कौन से उसके सेक्टर के डायनामिक्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ये वैसे सारी वैसे चीज़ें मैं ये अभी आपसे ट्रेंड पूछूँ तो वॉर की बात क्योंकि की मैं थी, तो ट्रेंड लोगों से वॉर बात बहुत करता बात हूँ ना, तो चाहे वो यूएस हो जाए, चाहे वो यूके हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान का तो कुछ छोड़ ही दें। लोगों को एक्यूमेन नहीं होती है इन्वेस्टमेंट की, तो आप जिन लोगों से बात करते हैं तो उनको आप अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिस, क्योंकि वहाँ तो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे आप बात करें पाकिस्तानियों से, देसियों से, गोरों से, तो उन लोगों को होता है कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, या वो उनका भी एक जो नॉर्मल माइंडसेट होता है कि प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसको मॉर्गेज कर लेते हैं, इस तरह की माइंडसेट होता है, या किस तरह से वो लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स को? यार, मेरे ख्याल में एक प्रॉपर्टी को लेकर तो ट्रेंड जितना, मतलब मुझे पता है पूरी दुनिया में सेम ही है, जिसके हाँ, पास हाँ। बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी में जाता है। और आई थिंक विच मेक सेंस, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको पता है वो वैल्यू गिरती कम ही है, ज़्यादा ऊपर ही जाती है। और लंदन इतना हॉट रियल एस्टेट है, दुबई इतना हॉट रियल एस्टेट है, इवन पाकिस्तान में पैसे अप्रिशिएट होते हैं, कम नहीं। अभी आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं ओब्वियसली, अब जैसे गजा में वॉर छिड़ गई है तो वहाँ भी प्रॉपर्टीज जो प्राइस हैं वो और नीचे चले गए होंगे। लेकिन नॉर्मल उसमें हालात में तो प्रॉपर्टी ऊपर ही जाती है। तो हर जगह जिसके पास ज़्यादा सेविंग्स है बड़ी, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर नहीं, सकता है। जैसे छोटा आपको मैं इन्वेस्टर तो प्रॉपर्टी एग्ज़ाम्पल में दूँ जा ना, ही नहीं सकता, इतने देखिए पैसे ये वही। यही मसला होता है ना, लोगों को थोड़ा-सा हाँ, मिसकॉन्सेप्ट होता है। अब कनाडा में मैं अपने दोस्तों का बताता हूँ कि बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। आप रीट फंड की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, रीट फंड की बात नहीं कर रहा मैं। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल प्रॉपर्टी की, क्योंकि उन्होंने क्या, अब देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी अच्छा, लेते हैं कैश पे तो लेंगे नहीं, मॉर्गेज करेंगे। अब मॉर्गेज जब करते हैं तो आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाए। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल छोटी-सी देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसने एक प्रॉपर्टी ली 1200 हाँ, डॉलर्स कनाडा में $1200 की मंथली कॉस्ट आ रही थी उसको, जो उसकी मॉर्गेज कॉस्ट थी। अब वो $1200 से जब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए, तो वो $1600 हुए, $1700 हुए। तो इतनी ज़्यादा नहीं लगी। लेकिन जब उसने फाइन प्रिंट पढ़ा, तो वो जो $1700 थे वो 30 इयर्स की मॉर्गेज के ऊपर थे। 30 इयर्स से $1200 30 इयर्स की मॉर्गेज थी, अब वो $1700 60 इयर्स की मॉर्गेज हो गई है। यानी कि वो सिर्फ़ इतना नहीं पड़ा कि 1300 से 1700 का हो गया, वो उसकी बियॉन्ड लाइफ़ टाइम चला गया है। यानी कि वो 30 इयर्स की मॉर्गेज उन्होंने 30 60 इयर्स पे लेके चले गए। और ना सिर्फ़ ये, अच्छा दुबई में एक एक अच्छी चीज़ प्रॉपर्टी में ये होती है, इन बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर फ़र्ज़ करें मेरा कोई अपार्टमेंट है और मैं उसको रेंट पे देना चाहता हूँ और मैंने किसी को रेंट पे दे दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि यार दुबई की रेंट्स जो है ना बढ़ गए हैं। मेरा अपार्टमेंट मैंने दिया था लेट्स से 60,000 दिरहम्स के ऊपर साल का,
अब मुझे पता है कि 1 साल के अंदर फॉर सम रीज़न उसका रेंट हो गया 1 लाख दिरहम्स। लेकिन वो जो टेनेंट होगा वो नहीं छोड़ेगा। और उसको एक फिक्स परसेंटेज से ही आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर मुझको उसको इविक्ट करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं उसको बोलूँगा कि यार मैं खुद मूव हो रहा हूँ उसके अंदर, या मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। इन 2 रीज़न्स, या फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कोई मेजर मेंटेनेंस करवा रहा हूँ। इन 3 रीज़न्स की बजाय कोई और रीज़न हो नहीं सकता उसको इविक्ट कराने का। जो मेरा दोस्त जिसको मैं बता रहा था कनाडा के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर 1.5 साल से कब्ज़ा है उसके टेनेंट का, और वो नहीं छोड़ रहा है। तो आप सोचें कि वो अपनी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज भी पे कर रहा है, जो कि 1200 से 1600 1700 हो गया, और वो 60 इयर्स पे चला गया है, और आगे भी बढ़ता रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी रुकने वाले नहीं है, ये ऊपर ही जा रहे हैं। प्लस उसको $500 का उन्होंने एक फिक्स कर दिया है वहाँ की कोर्ट ने, कि $500 आपको देते रहेंगे, अगर देते रहें, उस पे डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर हम कुछ देखेंगे, अदरवाइज़ तो अब ये चलता रहेगा इस तरह से। तो वहाँ के रेंट लॉज़ जो ये तो टेनेंट खैर को बहुत ज़्यादा फ़ेवर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, अगर बिल्कुल आप प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट की करते बात करते हैं। हैं। हाँ, तो ये सही कह रहे हैं। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि आपने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट में जिन लोगों से मेरी बात होती है फंड में, तो वो तो बहुत बड़े-बड़े फंड्स लेके बैठे, दुनिया के टॉप फंड्स हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होते हैं, और ये मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी मुश्किल जॉब कभी नहीं की जितनी ये है। अच्छा, इट रियली स्ट्रेचेस यू, इट जस्ट टेस्ट योर पोटेंशियल कि आप में कितना दम है, आप कितना फाइनेंशियल जर्नलिज्म को समझते हैं या फाइनेंस को समझते हैं। तो वो टेस्ट होता है, और हमने वो फाइनेंस पढ़ी तो है नहीं, बिजनेस रिपोर्टिंग कर करके बन गए, बड़ी मुश्किल होती है। तो ये तो बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, ये तो बड़ी बारीकियों में चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर आप जनरल बात करेंगे जैसे आपने कहा, तो मेरे ख्याल में नहीं है। यहाँ भी पाकिस्तान में भी लोगों को वो नहीं है। आप देखें वही स्टॉक मार्केट के 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं, उससे बढ़ते नहीं है, वो गिने चुने नाम है। तो नए इन्वेस्टर तो आते नहीं है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भी हाल है। यहाँ पे नॉर्मली अवेयरनेस ज़्यादा है, लेकिन अगेन उसमें भी इनकम लेवल्स पे डिपेंड करता है। जो मैंने देखा है देसी लोगों का, स्पेशली जब मैं आया था स्टूडेंट लाइफ में जॉब करता, जो ऑड जॉब्स करते हैं उनके पास कुछ बचेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो जब बचता ही नहीं है और कुछ बचता है तो फिर बंदा प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करता है, उसका स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं जाता। सही। लेकिन लोग पैसे बनाते हैं। मैंने इस पे वीडियोस भी की डिस्ट्रेस्ड एट इन्वेस्टिंग पे अपने चैनल पे, कैसे ये लोग बनाते हैं, लेकिन डूबती हुई कंपनियों से बनाते हैं। तो बड़ी एसेट क्लास है। लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि नहीं होता लोगों में रुझान, और जिनके पास पैसा होता है ऑब्वियसली, अगर बहुत पैसा है तो प्रॉपर्टी लोग प्रेफर करते हैं, और वो मुझे लगता है इट मेक सेंस। अदरवाइज फिर लोग ऑब्वियसली जो है बड़े बड़े फंड्स में डालते हैं, और ट्रेजरीज में डाल लेते हैं, स्टॉक मार्केट में भी डालते हैं। लोग पोर्टफोलियोज बनाते हैं कि अच्छा मैं बैलेंस करूंगा, मैं प्रॉपर्टी में इतना डालूंगा, मैं कमोडिटीज में इतना डाल दूंगा, मैं गोल्ड में ले लूंगा, कुछ गोल्ड का फंड ले लूंगा, इसके अलावा मैं क्या फिक्स इनकम में डाल दूंगा। तो लोग कोई ईटीएफ ले लूंगा, तो लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपना रिस्क डाइवर्स करते हैं। लेकिन हुँ, अगेन ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप जिसके लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए, मेरे पास तो मतलब नॉलेज तो होती है, पैसे नहीं होते कभी इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे ख्याल में इसको यही एंड करते हैं, काफी लंबा हो गया सेशन। बिल्कुल, बिल्कुल और सही है। फिर फ्यूचर में किसी अच्छे आइडिया के साथ दोबारा से कोई एक वीडियो कर लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बड़ी नॉलेज मिली मुझको फ़ारूक, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, और नहीं, थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, ये जो यूएई के बारे में आपने कि हर बंदा यूएस, अमेरिका, कनाडा, अगेन अभी भी एक कंसर्न वो जो सिटीजनशिप वाला यूएई को हाँ, लेके है। लेकिन अगेन जो हाँ, गोल्डन वीज़ा वाली आपने बात की, यार चलो 10 साल तो ज़िंदगी है, सुकून से हाँ, गुज़ारो, और हाँ, अच्छा लाइफ़स्टाइल अगर, और प्लस करीब है पाकिस्तान से, बड़े आराम बिल्कुल। से आप जल्दी 1.5 आके घंटे आप की जो है फ्लाइट में घूम आप, पाएँ। बिल्कुल, तो ऐसी बड़ी है। मुझे भी सीखने को मिला है, और मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता इतनी लंबी किसी में स्टैमिना है कि इतना लंबा उन्होंने हमें सुना होगा, पर जब हम पब्लिश करेंगे सुना होगा। तो लेकिन अगर कुछ सुनेगा तो मुझे यकीन है उनको भी काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, और प्लस हाँ। प्लस उन्होंने सोचा होगा भाई बहुत सारे ऑप्शन हैं, और शायद फ्यूचर में और मुल्कों पे भी बात करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू वेरी मच, और आप बिल्कुल फ़ारूक भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ये वीडियो दोनों के चैनल पे आ जाएगी, तो हम दोनों एज़ अ कोलैबोरेटर डाल हाँ देंगे। अगर हाँ, आप फ़ेसबुक पर हैं तो उसको भी एज़ अ कोलैबोरेटर हम मैं डाल अपने दूँगा। अपने चैनल्स का लिंक डाल देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो कोलैबोरेशन है, आपको दोनों चैनल्स पे मिलेगा। जी। लेकिन ज़ाहिर है मैं बहुत सारी वीडियोस कर रहा होता हूँ, वली कर रहे होते हैं, तो मेरी ऑडियंस उधर जाके देख सकती है। वैसे मुझे एनालिटिक्स से लग रहा होता है कि आपके चैनल को भी देखते हैं मेरे अच्छा, अच्छा, सब्सक्राइबर, अच्छा, अच्छा। या पता चलें, नहीं आपके सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आए, ज़बरदस्त। पता चल रहा होता है। तो हाँ, हम एक दूसरे के चैनल से लिंक डाल देंगे, ताकि जो कंटेंट्स मेरे या इनके चैनल पे एक्सक्लूसिवली है वो भी आप देख सकें। चलें, थैंक यू सो ज़बरदस्त। मच फॉर योर थैंक सपोर्ट। यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।